कि हमारा लाइफ पार्टनर पिछले जन्म का कौन होता है? आपका लाइफ पार्टनर आपके पिछले जन्म का बहुत तो पिछले जन्म में जो मेरा दुश्मन था, अगर मुझे चूज करना ही है तो मैं इस जन्म में भी उसको अपना दुश्मन ही क्यों नहीं चूज करूंगी? वो महिलाएं जो डिपेंडेंट हैं, वो महिलाएं जिनका पति उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी पिछले जन्म के उनके कर्म थे, आप कह रही हैं? दोनों में ही 100% शालिनी, ये पास्ट लाइफ से आपका सोल लेसन है, लाइफ लेसन है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप पूरे कर रहे हैं। क्या ये जो कार्मिक रिकॉर्ड्स थे, इन्हें ख़त्म करने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं था? जिस इंसान के साथ आप पूरे टाइम रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सारी बातें उसके सामने ही होती हैं, वो जल्दी आपका लेसन, आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी कराएगा। पति अगर पत्नी को एक एक रुपए के लिए तरसा रहा है, उसको ताने मार रहा है, शराब पी के डांट रहा है, मार रहा है, तो अब फिर ये उसका रिकॉर्ड और उसका जो कामिक है वो संचित हो गया। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अगर आप वेल इक्विप्ड हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी अगर आप शादी से नहीं निकल पा रहे हैं तो ये आपका कार्मिक है। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, लेकिन चेंज होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये क्या वही जोड़ियां हैं जो पहले कहा जाता था कि ऊपर से लिख के भेजी जाती हैं, ऊपर वाला तय करता है? ये बिल्कुल सच। लिखवाकर हम ही आते हैं क्योंकि हमें अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट सारा पास से कंप्लीट करना होता है। बहुत से लोग रिलेशनशिप में हस्बैंड के चलते या स्पाउस के चलते नहीं बंधे होते हैं, बच्चे के चलते बंधे होते हैं। कई बार बच्चा ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है कि इन दोनों को मेरी देखरेख करनी है। मैंने ऐसे भी बहुत से केस देखे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, उनको प्यार तो जहाँ उनका अफेयर चल रहा है वहाँ है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो आप बात बता रही हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद जब वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो भी उतना ही पैथेटिक होता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वो अपने पैटर्न्स और लूप्स को वहाँ से एक्सपीरियंस लेके पूरा नहीं लेते हैं, तो वो बार बार उसी पैटर्न लूप में फंसते चले जाते हैं। जिसने ना मुझे देखा है ना मैंने उसको देखा है, उसका आशीर्वाद लेके क्या करूं, वो भी तब जबकि अब तो वो कहीं और जन्म ले चुका है। ये हमारे शायद व्यूवर्स को बड़ा अचंभा लगेगा, पर ये सच है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं जिनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। वो जो उनका पति या पत्नी है, वो पिछले जन्म में कौन था? बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन कार्मिकली कनेक्टेड जरूर है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म जन्म के बंधन की, यानी आपके स्पाउस की। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो शादीशुदा जीवन है वो शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, बावजूद इसके वो उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जितनी बार भी एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश की, वो उस रिश्ते को उन्होंने उतना ही टॉक्सिक पाया या उसमें उतना ही वो परेशान रहे। क्या ये पिछले जन्म का ही कोई बंधन है जो इस जन्म में आपको झेलना पड़ रहा है, आपको निभाना पड़ रहा है? एक गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, तो ये क्या वो पहले वाला ही कोई नाता है जो इस जीवन में आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करते हैं पास्ट लाइफ की बात करते हुए, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं, आप उनको पहले भी देख चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी में। हमारे साथ एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वर्षा सेंगल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी। बातचीत की मैं शुरुआत करूं उसके पहले, हम दोनों ने ही पिछली बार व्यूवर से वादा किया था कि वो जो हमें कमेंट करेंगे उनमें से 3 सवाल आप एड्रेस करेंगे अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, मुझे याद है, मुझे 100% याद है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद से 3 सवाल निकाले हैं जो मुझे लगा कि आपको एड्रेस करना चाहिए। मैं वो पूछ सकती हूँ या कुछ उसमें? नहीं, आप पूछिए। आई एम गिविंग यू द फुल अथॉरिटी। जो लोगों ने पूछे हैं, हाँ। प्लीज आप उनमें से निकालिए जो आपको ठीक लगे और मैं आंसर करूंगी।
डन। तो आप अब लगातार देखते रहिए आज का पॉडकास्ट। 3 सवाल जिसका जवाब आज वर्षा दी देंगी, और आपको अगर कुछ पूछना है अगले पॉडकास्ट के लिए तो जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए वर्षा जी से, हम उसका जवाब अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे। बिल्कुल। अब क्योंकि आज हम बात करने रिश्तों की बैठे हैं, और ख़ासकर हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो स्पाउस है, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड या हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी हमारा रोमांस वाला रिलेशनशिप है, वो क्या सोलमेट है, उसको क्या हमने चुना, और ये दर्द, ये पीड़ा जो रिश्तों में है, उन सब का हम जिक्र करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक लाइन में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि हमारा लाइफ पार्टनर पिछले जन्म का कौन होता है? आपका लाइफ पार्टनर आपके पिछले जन्म का बहुत प्यारा सा मासूम सा शत्रु होता है, जो बड़े दिल लगा के आप उसे रखते हैं और इस लाइफ में लेकर आते हैं। दिल लगा के कई बार आप दुख का भी रखते हैं और सुख का भी रखते हैं। आप एक बात बताओ, अगर दुख हमें किसी से होता है तो भी तो हम दिल लगा लेते हैं ना, हम उससे उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसने हमें बहुत पीड़ा दी हुई होती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। दुश्मन के बारे में भी तो हम सोचते हैं ना, वो दिमाग से नहीं निकलता है। हाँ। जैसे हम प्यार करने वाले प्रेमी को सोचते रहते हैं, ऐसे हम उसको भी सोचते रहते हैं। तो बहुत प्यारा दिल लगाने वाला आपका दुश्मन होता है। पिछले जन्म का दुश्मन, हाँ। इस जन्म का पति या पत्नी। पति या पत्नी, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर जिससे आपको एक बहुत खिंचाव महसूस हो, दिल ही ना करे उसे छोड़ने का। झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। दो आप चाहे जितने एजुकेटेड हो, जितना अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी चाहे जितनी अच्छी सोसाइटी में इमेज है, अपनी स्टैंडिंग है, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ से उसे आप लेकर आए हो और ये एजेंडा लेकर आए हो अपना कि मुझे इसके साथ ही रहना है। तो पिछले जन्म में जो मेरा दुश्मन था, अगर मुझे चूज करना ही है तो मैं इस जन्म में भी उसको अपना दुश्मन ही क्यों नहीं चूज करूंगी? मैं क्यों कहूंगी ये मेरा पति बन जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए? क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको उसके साथ 24 घंटे रहने के लिए मजबूर करता है। हस्बैंड वाइफ 24 घंटे रहते हैं ना साथ में, और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर पल एक दूसरे के साथ होते हैं। जब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके साथ आपको अपना पूरा करना होता है, और स्पेशली जब उससे दिल लगा हुआ होता है, तो आप 24 घंटे का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए बनाते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सोल लेवल पे लाइफ लेसन लेते हैं कि वहाँ से मैं इसे पूरा करके आऊँगा। इसीलिए हम उसे एज अ पार्टनर चूज़ करते हैं, स्पाउस चूज़ करते हैं। तो इस जन्म में जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो क्या फिर अगले जन्म में मेरा पति या पत्नी होगी? अगर आपने कार्मिकली विद अलाउंस आके एक्सेप्टेंस के साथ उसके साथ ही ज़िंदगी निकाल ली तो नहीं होगा। आप चेंज कर सकते हैं उसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड लेकर जाएं। आप इस लाइफ में जो भी एजेंडा आप लेकर आए हैं, हर एक कोई तो आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं करवाता है, लेकिन अपनी सिचुएशंस देखकर आप समझ जाइए कि अगर आपने ये सिचुएशन ली है, ऐसे आदमी को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, लेकर आए हैं आप, तो डेफिनेटली आपका कुछ कार्मिक है। और उसे बड़े इत्मीनान से, एक्सेप्टेंस के साथ, अलाउंस में आके, ज़्यादा दिमाग ना लगा के उसे एक्नॉलेज करो और उसमें थोड़ा सा शांति के साथ उसे लेना शुरू कर दो। एक तो आपकी थोड़े टाइम बाद आप देखोगे सिचुएशन चेंज होने लगेगी। जो लोग समझते नहीं हैं, अगर वो पीड़ा ना लाएं और ये कहें कि इसमें भी मेरी कुछ अच्छाई है, इसमें भी मैं कुछ लिखवा कर लाई हूँ और मेरा ये कुछ लाइफ लेसन पूरा कर रहा है, तो आप उसमें आराम से उसे निकाल लोगे और आप वो चीज़ अपनी फ्यूचर लाइफ में लेकर नहीं जाओगे। आप इस लाइफ में देखो, आप चाहे कोई भी एजेंडा लेकर आए हो, 30% आपका पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ 33, 33 एंड 34। 33 आपका पास्ट लाइफ हो गया, 33 आपका जिस फैमिली में आप बॉर्न हो उसका हो गया, आगे की 34% आपकी फ्री विल हो गई। आप अपनी फैमिली का भी ख़त्म करके अगर उस पर भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लाते हैं तो 30% अगर आप अपना पास्ट लाइफ का और फैमिली का मिला के लाते हैं तो 70% आपका एज यू विश यूनिवर्स लिख देता है, गॉड लिख देता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपना कार्मिकली पूरा कर लेना, अपनी ज़िंदगी से अपने हिसाब से बना लेना अपनी ज़िंदगी को। 70% वो आपको चॉइस दी जाती है और उस चॉइस के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये हमारी चॉइस होती है, लेकिन पास्ट लाइफ से हम लाते हैं, ये बात सच है। वो हमारा कुछ मेजर कार्मिकली दुश्मन होता है जिसके साथ हमें सेटल डाउन करने होते हैं कर्मास, और वो फिर अगर आप कर देते हो तो आप आगे की लाइफ में अच्छे से निकाल सकते हो।
उसके साथ रहकर भी निकाल सकते हो। मैंने कितने केसेस देखे और आपने भी देखे होंगे, पहले हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते थे या बहुत डोमिनेट करते थे, उसके कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद या एक पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक दूसरे से चेंज हो गया बिल्कुल। हस्बैंड ज़्यादा वाइफ की कदर करने लगा, वाइफ ज़्यादा कदर करने लगी हस्बैंड की, मैनिपुलेशंस, डोमिनेशन सब खत्म हो गया और एक दूसरे के सिंक में आ गए। देखा है मैंने ये। देखा है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि वो अलाउंस में रह के उन्होंने अपना वो चेंज कर लिया। आप कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने भी चॉइस बनाई और अभी अभी अपने एक्शंस लेने शुरू किए हैं तो इट विल टेक सम टाइम उसे ख़त्म करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। कोई आप मुझे केस स्टडी बता सकती हैं कि आपने किसी का पास्ट लाइफ देखी हो और उसमें आपने ये पाया हो कि इनकी पिछले जन्म में तो कट्टर दुश्मनी थी और अब इस जन्म में ये पति पत्नी है, ऐसी कोई केस स्टडी? बहुत सारी हैं। मैं भी रिसेंट आपको बता सकती हूँ। एक लेडी ने मुझसे अपना, यूएस क्लाइंट ने मुझसे अपना आकाशीय रिकॉर्ड्स करवाया एंड शी सेड कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट हर, बट मैंने उन्हें बताया कि मुझे आपके हस्बैंड के साथ बहुत क्याओटिक आपकी रिलेशनशिप दिख रही है और अगर मैं देखूं तो पास्ट की 4 लाइफ्स आप इनके साथ थी और आपकी डोमिनेंस इनको आपने करी है, डोमिनेंस, और अब आपने जो ये लाइफ प्लान किया है इनके साथ किया है। और मुझे आपका क्योटिक अच्छा खासा दिख रहा है। ये तक दिख रहा है कि आपके हस्बैंड ज़्यादा मैच्योर नहीं है, चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ हैं उनकी, जबकि वो 74-75 के हैं और आप 70 की हैं, फिर भी उनकी चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ हैं। आप ज़्यादा मैच्योर हैं, वो इतने मैच्योरिटी में भी नहीं है आपके सामने। सारे डिसीजंस भी आप लेती हैं, काम भी आप करती हैं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं। और आपको अंदर से बड़ी घुटन भी होती है, वो आपको डाउन भी फील कराते हैं, इन्फीरियर फील कराते हैं, खुद को सुपीरियर बताते हैं, सब कुछ है, फिर भी आप डिवोर्स नहीं ले पाएंगी इनसे, जो मुझे भी रिकॉर्ड्स में नहीं दिख रहा है आपके। सो मैंने उनकी सारी पास्ट लाइफ्स खोल के दिखाई कि कहाँ पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ ऐसा किया था, आपने इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाली थी और सब कुछ वहाँ से प्लान करके आप ला रही थी। फिर क्योंकि बैलेंस करना होता है आपको, तो इस लाइफ में आप वो बैलेंस कर रही हैं कि आपके हस्बैंड बैठे रहते हैं, सारा काम आप करती हैं, फिर भी आपको सास की तरह सुनाते हैं। तो कई बार हमारा स्पाउस हमारी दूसरी सास बन जाता है। होता है, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि मेरा पति मेरी दूसरी सास है। हाँ। बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर ही है। हाँ। तो ये सास तो क्या टोकेगी, पति हर बात में टोकता है और बोलता, हाँ, है। बहुत चीज़ बोलता है, हर चीज़ में शांति से बैठ के खाना नहीं खाने देता है मुझे। हाँ। ये सारा चीज़ें जब मैंने उनको बताई, और ये केस अभी मैं लेटेस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने कल मॉर्निंग में ही उनका किया था रिकॉर्ड्स। 4 पास लाइफ जहाँ से एजेंडा लेकर आ रही थी और हर लाइफ में वो पास कर रही थी इसको कि मुझे नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड कर, मतलब मुझे अभी नहीं लेना है। हाँ ठीक है, मैं कार्मिकली बना रही हूँ, लेकिन जब सोल लेसन वो अपना प्लान कर रही थी आकाशिक रिकॉर्ड्स में, अपना न्यू बर्थ प्लान करती थी, तो वो ये कार्मिकली ख़त्म नहीं कर रही थी अपना। फिर जब स्पिरिट गाइड से बैठ के बात हुई कि देखो ये इतना एक्यूमुलेट हो गया है, अब इसे तुम कब ख़त्म करोगी। और जैसा कि शालिनी हमने पहले भी बात करी है कि ये जो टाइम है, अब ये ऐसा टाइम है कि आप फटाफट अपनी रिलेशनशिप्स को ख़त्म करो। अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, लोग अपना पास्ट कार्मिक ख़त्म करना चाह रहे हैं और आगे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा वननेस की, कंपैशन की एनर्जीज़ में जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अब ये प्लान लिया। इतनी पैथेटिक लाइफ वो लीड कर रही थी, फिर भी उनके मन में नहीं आता था, मतलब मन में आता भी था अगर डिवोर्स का, तो वो ले नहीं पाती थी डिवोर्स। उनके हाथ रुक जाते थे, जाम हो जाते थे, वो बढ़ नहीं पाती थी आगे। जबकि अमेरिका मॉडर्न कंट्री है, खुद पढ़ी लिखी हैं, सारे काम खुद करती हैं, अच्छा खासा कमा रही हैं, फिर भी हस्बैंड के आगे आके बिल्कुल दब जाती हैं। दिस इज़ 100% कार्मिक। क्लाइंट्स इससे ज़रूर, हमारे व्यूअर्स इससे अपने आप को एसोशिएट कर सकते हैं कि आपके पास सारी खूबी, आप सब कुछ घर में अकेले कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन ये एक ऐसा कॉर्नर है आपकी लाइफ का, एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का कि आप अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पा रही हैं। वहाँ पे आके आप चुप हो जाते हैं। जैसा वर्षा जी कह रही है, कोई अगर खुद को वैसे एसोसिएट कर पा रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। आप ये कह रही हैं कि वो महिलाएं जो सब अपने से कर रही हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं और हस्बैंड से उन्हें प्यार भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कामिक ही है जिसके चलते वो डाइवोर्स नहीं ले पा रही है। 100% आपका कार्मिक है। और वो महिलाएं जो डिपेंडेंट हैं, वो महिलाएं जिनका पति उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी पिछले जन्म के उनके कर्म थे, आप कह रही हैं? यस, ये भी उनके कर्म है। दोनों कैटेगरीज होती हैं, एक पढ़ी वाली भी, एक बेपढ़ी वाली भी, या पढ़ी लिखी होंगी तो भी नहीं शायद अपने लिए इंडिपेंडेंट हो पा रही हैं, अपने लिए कर पा रही हैं। दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों में ही 100% शालिनी
ये पास्ट लाइफ से आपका सोल लेसन है, लाइफ लेसन है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप पूरे कर रहे हैं। वो जो नुक्ताचीनी पार्टनर करता है ना, बैठे बैठे सुई सी चुभोता रहता है, कड़वे शब्द बोलता रहता है, वो सारा कुछ आप पास्ट का अपना डेप्थ क्लियर कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा इस जन्म का जो दुश्मन था जिसे मैंने अगले जन्म में अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया, क्या ये जो कामिक रिकॉर्ड्स थे इन्हें ख़त्म करने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं था जो किसी सोल ने अपने दुश्मन को अपना पति या अपनी पत्नी बना लिया? और कोई रास्ता इतनी इजीली आपको सारा ख़त्म करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि जब जिस इंसान के साथ आप पूरे टाइम रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सारी बातें उसके सामने ही होती हैं, वो जल्दी आपका लेसन, आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी कराएगा। ऑफिस में आदमी होगा, वो कुछ घंटे के लिए जाता है, फिर आप एक माइंडसेट भी बना लेते हो, भाई ये तो अब ऑफिस की बात है, क्यों घर में लाना। जॉब स्विच भी कर लेते जॉब हैं। स्विच भी कर लेते हैं। दो, अगर आपका कार्मिक होगा और अगर आप वो पैटर्न और लूप ला रहे हो पास्ट लाइफ से, तो आप वैसे ही बॉसेस, वैसे ही कुलीग्स और वैसे ही जॉब सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट करोगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस इंसान के साथ जो आपके साथ एक छत के नीचे रह रहा है, एक बेड आपके साथ शेयर कर रहा है, एक कमरा आपके साथ शेयर कर रहा है, वो तो आप 24 घंटे उसको देख रहे हो ना। अगर वो ऑफिस भी जा रहा है, वो काम पे भी निकल रहा है, तो आप उसका घर संभाल रहे हो ना, आप उसके कपड़े, उसका अलमारी, उसका सामान सारे की देख रेख कर रहे हो ना, उसके बच्चे पाल रहे हो ना, तो आपको अंदर से खिचखिचाहट, गुस्सा, बहुत ही तकलीफ का अनुभव होगा ना। वो आपका जितनी जल्दी कार्मिक ख़त्म करेगा, और कोई दूसरा पर्सन उस रिलेशन में आके, जब तक वो उस रिलेशन में नहीं आएगा, वो ख़त्म करेगा ही नहीं। इसलिए पार्टनर्स चूज़ किए जाते हैं, स्पाउस इसलिए ही चूज़ किए जाते हैं कि जल्दी से हमारा कार्मिक ख़त्म हो जाए। इसी वजह से ये लविंग रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी इसी वजह से चूज़ किए जाते हैं। और अगर पेरेंट्स से वो रिश्ता नहीं रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम अगर हम देखें तो हम अपने स्पाउस के साथ काटते हैं लविंग रिलेशनशिप में। राइट। पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद, अगर बच्चा पढ़ने निकल जाए 12th के बाद या 10th के बाद, तो वो इतना कांटेक्ट नहीं रहता है। और या अगर शादी हो जाए या जॉब पे चला जाए, तो फिर तो चेंज ऑफ प्लेस हो गई, वो उतना नहीं रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम निकालोगे किसके साथ? स्पाउस के साथ। सब कुछ तो आप शेयर कर रहे हो, तो उसी की बात तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी। पेरेंट्स के साथ आप सब कुछ शेयर थोड़ी करते हो। पेरेंट्स के साथ आप एक बेडरूम में नहीं रहते, एक पलंग नहीं शेयर करते। ये रिलेशनशिप सिर्फ आपकी अपने स्पाउस के साथ होती है, और उसी की बात आपको दुखी करती रहती है। और फिर कई बार आपको लेबल लगाना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है अपने चेहरे पे, कि आप मुस्कुराते रहोगे, अंदर अंदर कुड़ते रहोगे, फिर भी उसके लिए सारा काम करते रहोगे। अगर वो अर्निंग है और आप अर्निंग नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर एक अर्निंग है और दूसरा नहीं है, मान लें कि पत्नी अगर पति के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको 1000 रुपये के लिए भी, 500 रुपये के लिए भी अगर पति से पूछना पड़ रहा है, तो क्या ये भी पिछले जन्म का है? मतलब पति वैसे तो आपकी पूरी टेक केयर कर रहा है, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं दे रहा है। 100% ये पास्ट लाइफ से आ रहा है आपका। हम पास्ट लाइफ को बिल्कुल नेगेट नहीं करते, उसके इम्प्रिंट्स आपकी लाइफ में आते हैं कार्मिकली। उस टाइम पर वाइफ ने हस्बैंड को पैसे के लिए तरसाया होगा, या कुछ ऐसा रिश्ता रहा होगा कि पैसे को लेके किचकिच रही होगी, तो वो इस लाइफ में आके पूरी कर रही हैं। कई बार इसमें इस तरह से भी मैंने केसेस में देखा है। शालिनी जमींदार हुआ करते थे, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जो पैसा सूद पे दिया करते थे या वैसे दिया करते थे, और फिर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, बही खाते में अपने हिसाब से लिख लेते थे और ज़्यादा चार्ज करते थे, उसकी परसेंटेज ज़्यादा चार्ज करते थे। तो वो भी तरसा तरसा के कोई ले लेता था या कर लेता था, या परेशान हो जाता था कि कब से चुकाए जा रहे हैं, इनका कर्जा ही ख़त्म नहीं हो रहा। लिए तो हमने 50 रुपये थे, आज हम अभी तक हम 500-800 रुपये दे चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे 500-800 और 50 रुपये भी बहुत बड़े होते थे। लोग 50-50 रुपये भी लेते थे शादियाँ कराने के लिए। तब से दिए जा रहे हैं, सूद मिला के सब कुछ, और इनका अभी तक कर्जा हमारे सर से ख़त्म नहीं हुआ। हमने अपनी ज़मीनें भी बेची तब भी। उस केस में भी वो स्पाउस बनकर आएगा, और जिसने ज़्यादा सूद लेके पैसा लिया होगा, वो एक एक रुपए के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और उससे सुनेगा, बहुत नेगेटिव बातें सुनेगा, खर्चे को लेकर सुनेगा, आंसू बहा बहा के रोएगा, परेशान होगा, लेकिन करेगा।
तो ये तो फिर एक साइकिल चलती चली जाएगी। पिछली बार वो जमींदार था, उसने सूद पे पैसा दे दिया और ज़्यादा पैसे ले लिए। अब इस जन्म में वो एक एक रुपए के लिए तरसाया जा रहा है। तो जो शख्स तरसा रहा है, पति अगर पत्नी को एक एक रुपए के लिए तरसा रहा है, उसको ताने मार रहा है, शराब पी के डांट रहा है, मार रहा है, तो अब फिर ये उसका रिकॉर्ड और उसका जो कामिक है वो संचित हो गया, और ये अब अगले जन्म में उसको मिलेगा। तो ये तो एक साइकिल बनती चली गई। तो शालिनी, इस साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं अगर आप अलाउंस में आ जाएं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अगर आप वेल इक्विप्ड हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी अगर आप शादी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये आपका कार्मिक है। और कार्मिक होते हुए आप उसके अलाउंस में आ जाओ, अच्छा ठीक है जो है मैं उसे दिल से स्वीकार करती हूँ। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दो। ओके, अपना ही पीस को मथा में लाओ और कहो कि जो भी हो रहा है वो एक्सपीरियंशियल है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट में चॉइसेस बना रहे हो। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे क्लाइंट्स व्यूवर्स कहीं इस बात को वो ना समझे कि ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, लेकिन चेंज होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। और बहुत रिलेशनशिप्स मैंने ऐसे चेंज होते हुए देखी हैं। यहीं पर तो पावर आती है हीलिंग की, आकाशिक रिकॉर्ड्स की, उसकी रेमेडीज़ की, एनर्जी एक्सचेंज की, कॉर्ड कटिंग की, जो मैं और भी बहुत सारी होती हैं जिससे हम वो जो एक मलबा होता है ना, एक मवाद होता है दुख का, तकलीफ का, वो रिलीज़ करवाते हैं कि चलो अच्छे से रिलीज़ करो, चलो अब आगे आओ, अब अपनी लाइफ को खुद से प्लान करो, खुद देखो, हो चुका वो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइकिल में चलता ही चला जाएगा, वो स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अलाउंस चाहिए। आप किसी नफ़रत में वो साइकिल ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप नफ़रत में साइकिल को ख़त्म करो तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइफ में होगा। नफ़रत में ख़त्म करना नफ़रत में ख़त्म करना मतलब कि बहुत नफ़रत है इस आदमी से और अब मैं ये रिलेशनशिप छोड़ के जा रही हूँ। आप अगर डिवोर्स भी ले रहे हो, अगर आप निकलना भी चाह रहे हो उस रिश्ते से, तो कम्युनियन में ठीक है, वो इंसान अपने जैसा है, मैं अपने जैसी हूँ, दोनों ही अच्छे हैं, बस एक साथ दो अच्छे लोगों की बन नहीं पा रही है। कितना डिफरेंस आ गया यहाँ एनर्जीज में। हाँ। और एक हो गया नुक्ताचीनी, इसने मुझे ऐसे किया, इसने मुझे वैसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। वो इमोशंस फिर आप कैरी फॉरवर्ड ले जाते हो। एनर्जीज क्या है, इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। जब आप एनर्जी इन मोशन रखते हो तो जिस तरह की एनर्जी होगी वो ही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें बहुत पैथेटिक रिलेशनशिप रही है। आकाशिक में मैंने बताया लोगों की पास्ट लाइफ में आपकी इन इंसान के साथ बहुत गंदी वाली रिलेशनशिप रही है जहाँ पे बहुत टॉर्चरस था, पर आपने उसके ऊपर काम किया उसी लाइफ में, सारा कुछ आपने सब कुछ ख़त्म किया। अब ये लाइफ में आपके बेस्ट फ्रेंड बनकर आए हैं, या आपके एक सपोर्ट सिस्टम, जैसे एक होता है ना कि बस अच्छे एक बीइंग, काम किया और चले गए, कोई द्वेष भावना नहीं, कुछ नहीं। जबकि उनकी पास्ट लाइफ अगर मैं देखूं तो बहुत गंदी वाली निकली है, ख़राब वाली, दुख तकलीफ़ वाली निकली है, लेकिन उसी लाइफ में उन्होंने उस पर काम किया कि ठीक है जो भी हुआ भगवान मैं तुझ पे छोड़ती हूँ, मेरे मन में इस इंसान के लिए कोई भेदभाव नहीं है, या कोई द्वेष नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई फ्यूरी रेज नहीं है, चलो अब मैं इसे आगे तुझ पे छोड़ती हूँ। जब आप उस भाव में आ जाते हो ना तो वो चीज़ें आपकी से ख़त्म हो जाती हैं और आप अपना कार्य ख़त्म कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना फॉरगिव एंड लेट गो। बहुत पावर होती है फॉरगिवनेस एंड लेट गो में। एक्सपीरियंस है सब कुछ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये सोसाइटी होती है, ये हमें सिखाती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपकी बातें सुन के मुझे वो नानी दादी की बात याद आ रही है जो हमेशा से ये कहती हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बना के भेजता है। आप देखिए कभी किसी लड़की की शादी अगर करा दी जाए और वहाँ पे वो लड़की बहुत दुखी अगर रहती है घर में, तो घर वाले कहते हैं कि यही भाग्य होगा बेटा, और ये तुम्हारी जोड़ी तो पहले से लिखी हुई थी, वरना हमने तो सब देख सुन के ही तुम्हारी शादी की थी। तो ये क्या वही जोड़ियां हैं जो पहले कहा जाता था कि ऊपर से लिख के भेजी जाती हैं, ऊपर वाला तय करता है? बिल्कुल। वो ऊपर वाला दरअसल हम ही होते हैं जो वो हम ही होते हैं ऊपर वाला। हम देखिए हमारी दादी नानी करती तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। हाँ। उनके पास साइंटिफिक रीज़न और सिर्फ भगवान की बातें होती थी, तब ये लाइफ लेसन, सोल लेसन इतना नहीं था। आजकल ज़्यादा इनकी बात हो रही है, पर है ये बिल्कुल सच। लिखवा कर हम ही आते हैं क्योंकि हमें अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट सारा पास से कंप्लीट करना होता है, जो हमारे सोल लेसन को कंप्लीट करता है, लाइफ लेसन को कंप्लीट करता है और हमें आगे लेके जाता है। तो हम अपने ही एजेंडा को कंप्लीट कर रहे हैं जो हम बना के आए हैं अपने अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अगर आपका भी रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है तो मुझे वो आप कमेंट करके बताइए। आज 3 जो हम सवाल लेने वाले हैं व्यूवर्स के, वो एक तो देव जानी है, दूसरा सुजाता जी ने पूछा है, और तीसरा है विधि राम करके है, VIDD VIDEE।
RAM, तो ये 3 सवाल हम लेंगे। आप अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे वो आप कमेंट करके बताइए। और दूसरा, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर किसी का है तो वो करे क्या? क्या बस इसको सहना ही एकमात्र रास्ता है? ये मान लेना कि वो तो मेरा पिछले जन्म का दुश्मन ही था, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, बर्दाश्त करते रहो? कोई रास्ता है इसका? रास्ता है। आप प्लीज़ अपनी हीलिंग कराइए। नहीं करवा सकते तो लेटर लिखना शुरू करिए फॉरगिवनेस का। मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे रही हूँ कि जहाँ भी पिछले जन्म में, क्योंकि ये तो सच है कि आप ला तो पिछले जन्म से ही रहे हैं, आपका कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ भी मैंने पिछले जन्म में जो भी इनके साथ किया, मैं उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। उस शख्स से ही माफी? उस शख्स से। लेकिन आप ये लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जिस डोमिनेंट हाथ से आप लिखते हैं तो वहाँ से एनर्जीज सरपास होने लगती हैं, तो वो बहुत काम करता है। आप मिरर में भी आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि जितनी भी मैंने पास्ट लाइफ में इनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ परेशानियाँ करी हैं, जो अब मैं ये मुझे दे रहे हैं, मैं उससे अपने आप को फ्री करती हूँ और अपने आप को माफ़ करती हूँ, और मैं इनको भी करती हूँ। होपोनोपोनो इस मामले में बहुत अच्छी है, जो मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये भी कर सकते हैं अगर आप किसी हीलर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि ऐसी जब परेशानियाँ होती हैं, लेडीज़ के पास जनरली पैसा नहीं होता है कि वो किसी हीलर के पास जा सकें। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू शालिनी। तो ये कुछ आप चीज़ें कर सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग करिए, आप मिरर में देखकर बोलिए, आप होपोनोपोनो करिए। और होपोनोपोनो का भी एक तरीका है, दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जख्मी क्या है? हार्ट चक्रा है, दिल टूटा हुआ है ना हाथ से, ये जैम है आपका। यहाँ पे दोनों हाथ रखे और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी मैंने आपके साथ किया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब हम प्यार से आगे बढ़ते हैं, अब हम प्यार से आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता शालिनी कि आपको रास्ते ना दिखें। कुछ दिन करके देखो और आप देखो कैसे आपको रास्ते दिखने शुरू होते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्सट्रीमली पावरफुल। कितने दिन फिर भी करना होगा? मैं आपको कहूँगी 3 महीने करो, क्योंकि 3 महीने में आपके न्यूरॉन्स चेंज होने लगता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और वहाँ से चेंज होने लगता है। आपको गुस्सा आएगा, आपको रोना आएगा, ये आसान नहीं होगा करना लोगों के लिए, बहुत मुश्किल होगा, पर इसको करो। लोग कहते हैं आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, लेकिन नहीं लोगों का मन लगता है इन चीज़ों में, मुझे मालूम है, नहीं लगता है लोगों का, और उन्हें दिक्कत होती है। तो स्क्रिप्टिंग कह रही हूँ मैं। अगर आपको शीशे में देखकर आंखों में आंखें डाल के दिक्कत हो रही है बोलने में, तो मत करो। पर आप ये बोल सकते हो दिल पे हाथ रख के, और आपको रोना आएगा, चीखने का मन करेगा, जो भी परेशानी होगी, पर उसको जब आप करोगे तो आपके स्टक इमोशंस है ना, वो रिलीज होने शुरू करेंगे। कैथारसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर कैथारसिस होता है ना, तो आपके मन का जो दुख होता है ना, वो पिघलने लगता है। कई बार आप देखो, जब हम रोते हैं तो कितनी हमें शांति मिलती है। हाँ। बड़ा अच्छा सा लगता है ना कि हाँ, एक गुबार सा निकल गया। हाँ। तो वो ज़रूरी होता है, क्यों? आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, अपने आप से कह रहे हो, मैं तेरे लिए खड़ी हुई हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, चल खड़ी हो जा, चल देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपकी डिपेंडेंसी अपने स्पाउस पे ख़त्म करवाता है, करवाएगा धीरे धीरे ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल क्लाइंट्स व्यूवर्स ये ना सोचें कि एकदम से हो जाएगा, पर वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा प्रोसेस, क्योंकि लेयर बाय लेयर आप जख्मी हुए हैं ना, तो टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन वो स्टार्ट कर देगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हस्बैंड के चलते नहीं, बच्चे के चलते बंधे होते हैं इस रिलेशनशिप में। और ऐसा पहले तो मैंने बहुत देखा है। एक तो कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, फिर शादी होने के बाद बहुत जल्दी ही वो कंसीव कर लेती थी और बच्चा हो जाता था। फिर सारी ज़िंदगी वो खुद भी यही सोचती थी और घर वाले भी यही कहते थे कि अपने लिए ना सही, इस बच्चे के लिए कम से कम सोच ले, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो बहुत से लोग रिलेशनशिप में हस्बैंड के चलते या स्पाउस के चलते नहीं बंधे होते हैं, बच्चे के चलते बंधे होते हैं, क्योंकि वो कार्मिकली लेकर आए हैं। कई बार बच्चा ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है कि इन दोनों को मेरी देख रेख करनी है, और ये जब तक मैं साथ में रहूँगा इनके, ये मेरे रहेंगे, उसके बाद ये स्प्लिट कर जाएंगे। इस ऐसे भी केसेस मैंने देखे, आप सही कह रही हैं बिल्कुल, मैंने आकाशिक में ऐसा देखा है कि हम सिर्फ बच्चे के लिए बंधे हुए थे, बच्चे को बीमारी थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे, पूरी तरह से बहुत अच्छे से उसके सामने रहते थे, सब कुछ करते थे। द मोमेंट ही क्लोज्ड हिज आइज़, हम स्प्लिट हो गए, क्योंकि फिर हमें कोई एजेंडा ही नहीं रहा कि हम साथ में क्यों हैं। तो वो बच्चा जोड़ के रखता है और वो लेकर आता है। कई बार बच्चे इसलिए बीमारी भी कुछ ऐसी लेकर आते हैं, या तो कैंसर की कम उम्र में, हाँ। कम उम्र में ऐसी कुछ बीमारियां लेकर आएंगे कि पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर्स के पास भागेंगे, करेंगे सारे काम, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब कुछ दिखाने के लिए परफेक्टली, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि वो कार्मिकली बच्चा वो उनका बैगेज ख़त्म करने आया था और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाने आया था,
और जैसे ही बच्चा गया उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और वो स्प्लिट हो गए। ऑटिस्टिक बहुत से बच्चे होते हैं। ऑटिस्टिक होते हैं बच्चे, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ। कई बार मैंने देखा है कि ब्रेन ट्यूमर से भी एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चों को किडनी फेलियर हो गया। मैंने काफ़ी बीमारी देखी है। एक अभी मैंने रिसेंटली किया था कुछ टाइम पहले, तो उसे पैनक्रेटिक कैंसर हो गया था, जबकि इतने छोटे बच्चे को 11-12 साल के बच्चे को हम सोच भी नहीं सकते हैं पैनक्रेटिक कैंसर हो जाएगा। बहुत इलाज कराया है, सब कुछ किया। वेल टू डू फैमिली से थे वो लोग, यूएस भी लेके गए, किसी ने यूके बताया तो वहाँ भी लेके गए, लेकिन वो बेबी नहीं बच पाया था। 11-12 साल का रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। और उसके एक्सपायर होते ही पेरेंट्स अलग हो गए। और उनका एजेंडा देखिए, उन्हें बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ था, शायद 9 साल बाद शादी की हुआ था। उससे पहले वो बच्चे के लिए इधर उधर घूम रहे थे। और उन्होंने कहा था मुझसे कि वर्षा जी हम तो तब भी सोच रहे थे कि एक दूसरे को डिवोर्स दे दें, और जैसे ही सोचा कि डिवोर्स दे देंगे, बच्चा नहीं हो रहा है तो साथ में रहने का क्या फ़ायदा है, तो बेबी कंसीव कर लिया ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं कैसे, जबकि उससे पहले हम इतनी जगह हम जा चुके थे। ऑल ऑफ अ सडन बेबी कंसीव हो गया। और जब बेबी कंसीव हुआ कुछ टाइम बाद पता चला वो 10 साल का था कि उसे ये कैंसर हो गया। इलाज कराते रहे, या 10.5 साल का था, समथिंग ऐसे था। और विद इन फ्यू मंथ्स तो बस वो बात बिगड़ती चली गई जब हमें पता चला। और उसके बाद तो ख़त्म ही हो गया वो। फिर अब हम साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, हम स्प्लिट हो गए। तो बच्चे ने उन्हें जोड़े रखा था, बच्चे ने कार्मिक पूरा करवाया, बच्चे का भी उनके साथ कार्मिक था कि ये दोनों मेरी देख रेख करेंगे। और उसके बाद वो जब उसने आइज़ क्लोज करी तो पेरेंट्स भी स्प्लिट हो गए, डिवोर्स हो गया। मैंने ऐसे भी बहुत से केस देखे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, उनको प्यार तो जहाँ उनका अफेयर चल रहा है वहाँ है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मे बी उनकी फैमिली होगी। मैं अभी आपको इस केस का बता सकती हूँ। हाँ। एंड एक 7-8 साल नहीं, 14-15 साल का लड़का था। और ये मेरे पास केस मैं आपको बता रही हूँ करीब 1-1.25 साल पुराना, ये जो आप बात बता रही हैं। 14-15 साल का लड़का था, वो सिर्फ अपने फादर को मारता था, सिर्फ मारता था, लिटरली मारता था, फिजिकली मारता था वो। अब उनके घर की बात होगी, ठीक है, फादर परेशान भी होंगे, मदर भी होगी, क्यों ऐसे करता है, सब करता है। मदर मेरे पास मीडियमशिप सेशन के लिए आई थी क्योंकि वो बेबी अब रहा नहीं था। तो जब मैंने उसकी सोल से कनेक्ट किया था तो बच्चे ने बताया कि मेरे फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, सब किया, और उन्होंने मुझसे शादी नहीं करी। और कई साल रहे वो मेरे साथ, और मेरे 3 से 4 अबॉर्शन समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा कितने नंबर उन्होंने अबॉर्शंस कराए। मेरे अबॉर्शंस कराए और झूठे झांसे में रखा कि मैं शादी करूँगा, और नहीं करी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इनकी फैमिली है। और ये मेरे साथ रहे, मेरे अबॉर्शंस होते चले गए। जब एक दिन मैंने देख लिया ये करेंगे ही नहीं शादी, और मेरे इतने अबॉर्शंस हो गए और मैं नहीं इनसे निकल पाई, मैंने सुसाइड कर लिया था। वो सोल इनके बेटे को पोजेस कर लेती है अब, इस वजह से वो अपने हस्बैंड को मारता था एंगर में, क्योंकि उसमें वो लेडी की सोल थी। और फिर वो पेन देने के लिए कि देखो क्या पेन होता है, उस बच्चे ने 14-15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, ऊपर से नीचे कूद गया था। और वो दर्द में, फादर इतने दर्द में थे कि अपना कमरे में बैठे रहते थे, ऑफिस जाना बंद कर दिया था। मतलब वाइफ भी जॉब करती थी तो ठीक है, घर का खर्चा चल रहा था, सब था, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल ही एक तरह से अलग ही हो गए थे, बिल्कुल एक अपने साइलेंस, एक कहते हैं ना अपने आपको बिल्कुल एक कुकून में कर लिया था, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर इतना होने के बाद भी वो बेटे के लिए इल फीलिंग मन में नहीं ला पाए थे। कोई बात नहीं, मारता था, पीटता था, क्या हो गया, जिंदा रह लेता, क्योंकि उन्हें वहाँ से वो लेसन लेना था। जब उसकी मदर मेरे पास, फादर आए भी नहीं थे, मदर आई थी, मीडियमशिप का सेशन हुआ, सारी बात निकली, तो मैंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करता था, ये था, और सारा बताया उन्हें। उनके लिए भी शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो गया, और हमें पता ही नहीं चला। आपको कई बार पता ही नहीं चलता है एक छत के नीचे, तभी तो मैंने कहा ना शत्रु दुश्मन होते हैं। हाँ। एक छत के नीचे आप जिसके साथ रह रहे हैं उसकी क्या स्टोरी है, क्या वो कर रहा है, हमें कई बार पता ही नहीं होता है। और हम सोचते हैं जितनी लंबी शादी हो गई, जितना बड़ा शादी हो गई तो उतना अच्छा रिश्ता हो गया। अब मैं मान के चल रही हूँ कि उनका अफेयर, जो कि मुझे पता है पर मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, 7-8 साल पुराना अफेयर रहा होगा। तो वो बच्चा भी 7-8 साल का तो रहा होगा जो 14-15 साल में गया है। हाँ। है ना। और 7-8 साल अफेयर पुराना, उसमें इतने अबॉर्शंस होने, 4 अबॉर्शंस और सारा कुछ। वो लेडी वेट कर दे रही, फिर उसने सुसाइड किया, फिर वो बेटा उनका पोजेस हुआ, फिर उसने सुसाइड किया।
तो कितनी लंबी स्टोरी, इतने में क्या होता है यार, फैमिली है, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। और वो बेटा ने ऐसे कर लिया, ठीक है बेटी है सब है, लेकिन हस्बैंड का जैसे रस ही खत्म हो गया ज़िंदगी से, बिल्कुल जॉब पे नहीं जाना, तो फिर कौन रखता है, कॉर्पोरेट से हटा दिया गया उनको, सब हट गया। हो रहा है सारी लाइफ ऐसे ही हो गई। कोई सोचेगा कि 2 बच्चे हैं, ऐसा हस्बैंड कर सकता है। हम सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में स्पाउस तो बिज़ी हो गया है, कहाँ ये सब सोचने का टाइम है। पर प्लीज़ अंधा विश्वास ना करें, अपनी सेंसेस को खुली रखें, आपको नहीं पता कब क्या टाइम बदल जाए। और ऐसे लोग बड़े स्मार्टली आपके साथ पूरी तरह से पेश आएंगे, अच्छे से घर में इन्वॉल्व होंगे, सब आपको लगेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले तो ज़्यादातर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, वो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हैं, इतने गिफ्ट्स देते हैं, Right. आप सोच भी नहीं सकते कितने गिफ्ट्स देते हैं। कई बार ये अलार्मिंग होता है, अगर आपको इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको इतने डिनर्स और लंचेस दिए जा रहे हैं, आपको अगर वेकेशंस पे ले जाया जा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्या पता उसके पीछे की स्टोरी क्या है। वाकई ये मैंने भी लाइव एग्जाम्पल क्योंकि देखे हुए हैं। और आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कल परसों एक रिपोर्ट देख रही थी जो इंडिया के बारे में बता रही थी कि 60% ऑफिस रिलेशनशिप इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे लगा 60% तो ट्रस्ट कैसे किया जाए फिर अपने पार्टनर के ऊपर। एंड इसमें आपने अगर रिपोर्ट देखी तो उसमें एज क्राइटेरिया भी नहीं है। पहले कहते थे जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं हस्बैंड्स के, Right. अब ऐसा नहीं है। अब 50s में चल जाएंगे, 55 में चल जाएंगे, 62 में चल जाएंगे, अब कोई एज भी नहीं रही है। तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है आपका कार्मिक है, सब कुछ है, ट्रस्ट भी होगा, अंधा ट्रस्ट मत करो। वो जो ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट होता है वो मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटता है कि आप उससे समेट भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपकी बातें सुन के डर फिर ये लग रहा है कि वो बचपन से जो लड़कियां बड़ी होती हैं ये सपना देख के कि कोई राजकुमार आएगा, मेरी शादी होगी, घर वाले कहते हैं ये काम भी सीख लो, ये भी सीख लो, थोड़ा दबना भी सीख लो ताकि आगे चल के तुम्हारी लाइफ अच्छी बीते। और सेम विद बॉयज़, वो भी एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में हमेशा से सोचते रहे होंगे, लेकिन वो अगर पिछले जन्म का दुश्मन ही है, हमारा अगर ऐसा कामिक बंधन है कि हमको फिर वो चुकाते ही रहना है पूरी लाइफ, तो उस सपने का क्या? क्योंकि हम तो ये सोचते हैं हमें हमारा सोलमेट मिलने वाला है और अब तो सब अच्छा अच्छा होगा जीवन में। सोलमेट की डेफिनेशन लोगों को ना शायद यहाँ पे क्लियर नहीं है शालिनी। कई बार आपका सोलमेट सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं देता है, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और कार्मिक बैगेज को कंप्लीट कर रहा है वो आपका सोलमेट है। अब ये कंडीशनिंग आ गई, क्योंकि हमें बचपन से कंडीशनिंग दी जाती है लड़कियों को कि जो करना है पति के घर जाके करना। हमारे घर में ये रिवाज नहीं है, थोड़ा सा ढंग से रहो, काम सीख लो, पति को ऐसे खुश करना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, तो पति काबू में रहता है, पति ऑनर करता है, पति देखभाल करता है। लेकिन शायद ये भी सिखाना चाहिए कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आप का भी ध्यान रखो, अपने आप को भी इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि दूसरे के ऊपर इतना मत बैंक करो कि जब वो तुम्हें तोड़े तो तुम अंदर तक बिल्कुल ही टूट जाओ। इतना भी अंधा विश्वास मत करो, ये भी सिखाना चाहिए हमें। जैसे अभी त्रिशा जी के केस में हम सब जानते हैं, इतनी पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड मिस पुणे, शायद अपब्रिंगिंग थी कि नहीं वो अपना डिसीजन ले पाई, दोस्तों को चैट करिए या शादी नहीं करनी चाहिए, निकल जाओ ना शादी से, मत लो किसी की राय, मत पूछो किसी से। इसके अलावा अभी भी माँ बाप सिखाते हैं ना कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, संभल जाओ, थोड़ा सा एक बेबी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। शायद कई बार ऐसा नहीं होता है, तो ये खुद को भी सोचना चाहिए कि निकल जाओ, इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ। घर में सबकी यही चीज़ सिखाई जाती है, आप और मैं कोई अलग फैमिली से नहीं है, इंडियंस में यही होता है, इसमें कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोसाइटी का नहीं है, सोसाइटी ऐसी ही है। लेकिन अपना विवेक यूज़ करो, अपनी सेंसेस पे काम करो और प्लीज़ छोड़ दो ऐसी चीज़ों को, इतना ट्रस्ट मत करो। वो लोग जो डाइवोर्स ले लेते हैं और फिर उनकी जब शादी होती है तो या तो वहाँ पे भी उनको चीट ही किया जाता है, दोबारा भी उनको वैसा ही स्पाउस मिल जाता है, या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद जब वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो भी उतना ही पैथेटिक होता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वो अपने पैटर्न्स और लूप्स को वहाँ से एक्सपीरियंस लेके पूरा नहीं लेते हैं, तो वो बार बार उसी पैटर्न लूप में फंसते चले जाते हैं। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस पूरा ले लिया और उसकी फॉरगिवनेस में आ गए, कोई इल फीलिंग नहीं रखी, तो वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हमें नहीं पता होगा। कैसे चलेगा? आपका हार्ट चक्र ना उससे नफरत से अलग नहीं होगा।
जैसे मैंने भी आपसे कहा भाई ठीक है, वो भी अच्छा है अपने हिसाब से, मैं भी अच्छी हूँ, अब दो अच्छे लोगों की नहीं चल पा रही है, कोई आपको ना कोई द्वेष भावना आएगी ही नहीं उस इंसान के लिए। हम अपनी हीलिंग्स में यही करवाते हैं कि आपके पैटर्न लूप्स अगर आपको ख़त्म करने हैं तो आपको अपने अंदर से क्लियर करनी पड़ेंगी वो सारे पास्ट के स्टक इमोशंस, जो जितने भी खराब इमोशंस आपको बांधे हुए हैं, जो आपके कड़वाहट ला रहे हैं, वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे अपने, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आप ये भी रिपोर्ट आपने देखी होगी, अब तो मीडिया से आजकल लड़कियां कहाँ शादी करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट इतनी हो गई हैं, और लड़के भी हैं इस मामले में, वो भी डरते हैं शादी करने से कि नहीं हमारी इंडिपेंडेंस ख़त्म होगी, हमें दूसरे को जवाब देना पड़ेगा। तो शादी तब करो जब आपको वाकई में सही पार्टनर ऐसा मिले जो आपके साथ को एंजॉय करे, आप पे बंदिशें ना लगाए। पर ये मालूम कैसे चले, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो लव मैरिज है वो भी सक्सेसफुल नहीं है। शुरू में तो हमें लगता है कि जी ये तो बहुत अच्छा है, ये हमें आगे भी बढ़ाएगा, ये हमें समझ भी रहा है, पर आफ्टर मैरिज पता चलता है वो जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो तो बिफोर मैरिज थी, दिखावा था। हाँ राइट। तो कैसे मालूम कैसे चलेगा? तभी तो कहते हैं ना कि अपने आप पे ज़्यादा रखो। बहुत टाइम पहले हमें बोल दिया गया था, ये बात बताई गई थी, जो बुद्धा भी कहते थे, ओशो भी कहते थे कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, दूसरे को अपनी कमज़ोरी इतनी बड़ी मत बनाओ कि वो आपके इमोशन से प्ले करे। हम कमज़ोरी बना लेते हैं अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को हम अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं कि इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती या सकता। अगर आपने डिपेंडेंसी बना ली तो आप चीटेड फील करोगे, और मैंने ऐसे ही लोगों के साथ देखा है कि चीट होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कार्मिक होता है, मैं फिर कहूँगी, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं वो 100% कार्मिक हैं, लेकिन आप कार्मिक का कहीं एंड करोगे ना, वहाँ से लेसन लो, एक्सपीरियंस लो, फॉरगिवनेस में आओ, और फिर आगे देखो, या तो उसी पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बदल जाएगी। मैंने ये भी देखा है बहुत लोगों के साथ कि उसी पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप चेंज हो गई, और या फिर आप डिवोर्स करके या अलग रहकर भी एक अच्छा पार्टनर जो आपको सच में पसंद करता हो उसके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ जाओगे। अभी मेरा पार्टनर जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, ना वो मेरी इज्जत कर रहा है, ना वो मुझे समझता है, ना मेरे बच्चों की टेक केयर करता है, अगर उसी से रिलेशनशिप मुझे ठीक करना है, या मेरी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सोल बहुत दुखी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करूँ? आपको प्लीज़ अपने रिकॉर्ड्स चेक कराने चाहिए। आप में अगर अवेयरनेस आ जाती है ना अपनी पास्ट लाइफ को लेकर, तो ट्रस्ट में 50% तो वैसे ही आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप पास्ट लाइफ अपनी देख लेते हैं और आपको पता चल जाए, अपने पैटर्न लूप्स पता जाए, हाँ भाई इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ था और ये इशू यहाँ से आ रहा है, एंड इट हैज़ बीन माई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्मिक पैकेज जो मुझे क्लियर करना है अपनी फ्यूचर लाइफ को ठीक करने के लिए, 50% आपके इश्यूज वहीं रिजॉल्व होने लगते हैं अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। उसके बाद और चीज़ें कर लो हीलिंग में जो हम डीप कराते हैं, और जैसे अभी मैंने आपके पॉडकास्ट में बताई, होपोनोपोनो कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, आंखों में आंखें डाल के देख लो। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, एंसेस्ट्रल की ब्लेसिंग्स। कई बार मैंने ये भी देखा है रिकॉर्ड्स में कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको बचा जाती हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत पैथेटिक है तो प्लीज़ एक रिचुअल बना लो कि मेरे घर के जो भी बड़े बूढ़े थे और मेरे हस्बैंड की तरफ के भी जो भी बड़े बूढ़े थे, चाहे वो आपके से इस लाइफ में जुड़े हैं या नहीं हैं, पर आपका उनके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आप उनकी लिनेज के साथ बंधे हुए हो। अच्छा, चाहे मैंने उनको देखा है या आपने देखा या नहीं देखा शालिनी, मैं भी अपने हस्बैंड के जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कार्मिकली बंधी हुई हूँ, तभी मैंने उनके लिनेज के पर्सन के साथ शादी करी है। यही चीज़ आपके साथ है, उनका ब्लेसिंग्स लेनी शुरू कर दो। कैसे? बस सोने से पहले मैं आप सब बड़ों को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप मेरी बेसिक, आप और आपके वंशज और आपकी अभी जो आगे की जनरेशन है, मेरी बेसिक नीड्स का, सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। क्या होती है बेसिक नीड? रोटी कपड़ा मकान, इन सब का आपने मुझे सुख दे रखा है। थैंक यू सो मच। ना ये चीज़ 21 दिन में आपको चेंज लाना शुरू कर दे, और प्लीज़ क्लाइंट्स मुझे ये लिखकर ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में, मैं आपके चैनल पे ये वाउच कर सकती हूँ। जस्ट इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है, सोने से पहले करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज़ करना। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं फिर आपके पॉडकास्ट पे आऊँगी, आप बुलाओ ना। हम जरूर बुलाएंगे शालिनी जी, आप देखना ना इसका असर हो। एंसेस्टर, ये कोई भी कर सकता है, आप मानो ना मानो, आप एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं अपने स्पाउस के, चाहे आपने उनको देखा है नहीं देखा है, उन्होंने आपकी बेसिक नीड्स की ले रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है पैसे को तरसाता है, ठीक है परेशान करता है, ठीक है
थोड़ा कड़वा बोलता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा बोलता होगा, फिजिकल वर्बल अब्यूज़ भी होगा, मैं मान रही हूँ, हर तरह का अब्यूज़ होगा, फिर भी वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो कपड़ा रोटी मकान है उसकी ले रहा है ना टेक केयर, कहीं ना कहीं एंसेस्टर लिनेज से आ रहा है, उसको धन्यवाद देना शुरू करो। रात में सोने के पहले, सोने से पहले बहुत छोटा सेंटेंस है, मैं अपने घर के एंसेस्टर्स की जो हैं और नहीं हैं, और अपने स्पाउस के एंसेस्टर्स की जो हैं और नहीं हैं, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान का इतना टेक केयर कर रहे हैं, और मैं इस वजह से शांति से सो पा रही हूँ। 21 डेज मिनिमम 21 डेज के बाद तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। उससे पहले भी लोगों को हो सकता है। जितनी इंटेंसिटी, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है, जितनी अच्छी इंटेंशन के और मान के, गुस्से में नहीं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं क्यों, अगर स्टार्टिंग में गुस्सा भी आ रहा है तो उससे भी कर लो। शुरू करोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी। आपको रीइंफोर्स ही तो करनी होती है। हैबिट क्या होती है? आपने एक बार काम किया फिर आप उसे रीइंफोर्स करते जाओ सेम एनर्जी से, तो वो हैबिट बन जाती है। एक बार गुस्से से करोगे, 10 दिन गुस्से से करोगे, 12वें दिन तो थोड़ा सा तो श्रद्धा भाव आएगा ना आपके अंदर। करो। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला जो होता है वो भी उतना ही दोषी होता है। अब आप अगर लोगों को ये समझा रही हैं बार बार कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारा ही पहले का किया हुआ है, तुम्हारा ही चूज़ किया हुआ है, तुमने ही ऐसा कभी कुछ किया था, तो आप उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में बढ़ाना चाहती हैं कि कोई तुम्हें दारू पी के मार रहा है तो भैया वो भी ठीक है, तो तुम्हारे ही कुछ पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे। हमें तो बल्कि आज के टाइम में 21st सेंचुरी में 2026 हम ये बात करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत है, आगे बढ़ो, मूव ऑन, कुछ नहीं होता है, छोड़ो, निकलो। आप ये कह रहे हो कि नहीं, उसको सहो भी, बर्दाश्त भी करो, ऐसे ऐसे करके प्रे करो, हो पुनो करो, सो दैट तुम्हारी लाइफ सेम पर्सन के साथ अच्छी हो जाएगी। ये क्या बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों? मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं आपका पास्ट का क्लटर रिलीज करवा रही हूँ। और फिर मैं क्या कह रही हूँ, चार्ज लो अपनी लाइफ का, लेकिन गुस्से में नहीं। जब आप ये टेक्निक्स करते हो तो आप उसे रिलीज़ करा रहे हो। हम बहुत मॉडर्नाइजेशन की बातें करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ लड़कियाँ आज भी, जो कि त्रिशा के केस में भी आया कि डाउरी को लेकर बात हुई है, जबकि वो तो बहुत अच्छी फैमिली में गई थी ना, एक्स जज उनकी मदर इन लॉ थी, हस्बैंड वकील थे, फिर भी ये सारी हुई हैं बातें। इसका मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं तो वो सारी चीज़ें हैं ना। आज भी बेटियों को बोला जाता है ना, उस त्रिशा की मदर ने बोला ना, बेटा 5 महीने ही तो हुए हैं शादी को, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो चिंता मत कर। कहा ना ये, इसका मतलब हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं, पर रूट कॉज और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रही कि अगर कोई ड्रिंक करके आपको मार रहा है, फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसको बर्दाश्त करो, लेकिन सॉफ्टनेस की एनर्जी से उसे आप रिलीज़ कर सकते हो। कोई बाहर वाला आपकी सहायता करने नहीं आएगा। एक टाइम के बाद तो शालिनी, हम भी इस बात को जानते हैं कि जब बेटी इतनी परेशान होती है, पेरेंट्स भी कहते हैं तुम्हारी किस्मत है, बर्दाश्त कर लो, नहीं तो कहाँ जाओगी। अगर ये बात ना होती तो बेटी की इतनी लेविश शादी ना करके पेरेंट्स उसको एक घर दिलवाते कि ठीक है हमारे पास नहीं आएगी ना, हम दहेज नहीं देंगे, इसके बनिस्बत हम तुझे घर खरीद के दे देते हैं, तो अच्छे से एंजॉय करना अपनी लाइफ को। अगर हस्बैंड से ना बने तो अपने घर में जाके रह लेना। इतना पढ़ा लिखा देते, इतनी डिपेंडेंसी ना बनाते, पर नहीं है ना ये चीज़। तो इसका मतलब आपको अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाओगे? इस तरह से बनाओगे आप, फॉरगिवनेस में आके, अपने हालात चेंज करके, ब्लेसिंग्स लेके। मैं फिर कह रही हूँ, ब्लेसिंग्स में बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। लो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स जब ऊपर जाते हैं और सब देखते हैं ना वहाँ से एक कंपैशन की नज़र से, तो वो जिस फैमिली को छोड़ कर गए हैं, चाहे वो जितनी पैथेटिक सिचुएशन में हो, पर एक वो रेज़ करते हैं हायर रिल में जाके गॉड को, यूनिवर्स को, कि प्लीज़ इनका ध्यान रख लेना। ऑफकोर्स आपका लाइफ प्लान होता है, सोल लेसन होता है, आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते हो जिसमें वो दखल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से अगर आप कॉन्शियस चॉइस बनाओ अपनी, और रिलीज़ करवाना अपने हिसाब से रिलीज़ करना शुरू करो, कॉन्शियस चॉइस बना के कि फॉरगिव कर दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आगे का रास्ता ठीक से दिखाओ। उस टाइम पे एंसेस्टर्स की ये ब्लेसिंग्स, उनकी बातें, स्पिरिट गाइड से कि मेरे परिवार का आगे ध्यान रख लेना, बहुत काम आती हैं। और ये मैं कैसे बता रही हूँ, मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग सेशंस के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ देखी है। आप लोगों की अपनी ही बातें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती हैं? एक तरफ आप खुद बोलते हो
मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात कर रही हूँ कि रीबर्थ होता है तभी तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही सामने आया। रीबर्थ होता है ये बोल के आप खुद थोड़े दिन के बाद कह रहे हो कि आप एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लो। भाई वो तो कहीं जन्म ले चुके होंगे, वो तो कहीं पैदा हो चुके होंगे। तो जिसने एक नई दुनिया देख ली है और वो वहाँ पर जी रहा है, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा वहाँ पर है, वो अब मुझे कैसे आशीर्वाद देगा? मैं 7 पीढ़ी पीछे, जिसने ना मुझे देखा है ना मैंने उसको देखा है, उसका आशीर्वाद लेके क्या करूँ? वो भी तब जबकि अब तो वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका पूरा रूट बताती हूँ। हर रिल्म होती है 5th डायमेंशन, जहाँ हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, काउंसिल ऑफ वाइज वंस होते हैं। वहाँ पे एक मेटा ग्रिड होती है हमारी सोल की, वर्षा की सोल की मेटा ग्रिड वहाँ पर है। उसमें से एक छोटी सी सोल के पार्ट ने एज अ वर्षा इस वक्त जन्म लिया है। वो यहाँ से लाइफ लीड करके जाएगी और वो उस मेटा ग्रिड में जाके मिल जाएगी। इम्प्रिंट्स रहे और सोल के उसमें भी इम्प्रिंट्स रहे, क्योंकि वो उस पूरे जार में जो मेटा ग्रिड है सोल का, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट ही तो आया था और फिर वो जाके उसमें से मिल गया। तो वो सबके पास रही मेमोरीज। उसी के साथ उसने दूसरा बर्थ ले लिया, बिल्कुल सही बात है, उसने ले लिया, लेकिन पूरी मेटा ग्रिड ने नहीं लिया शालिनी, उसके एक छोटे से पार्ट ने लिया। लेकिन उसके पास सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मेटा ग्रिड वहाँ पर है और उसमें सारी मेमोरीज़ हैं, सारा डाटा है, और वहाँ से वो ब्लेसिंग्स देती है। मैं फिर ये हमारे शायद व्यूवर्स को बड़ा अचंभा लगेगा, पर ये सच है, ऐसा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ स्टूडियो में, मेरी भी तो कोई मेटा ग्रिड होगी। आपकी मेटा ग्रिड है, किसी को मैं कर्ज दे रही हूँ इसी समय और किसी को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ इसी Absolutely. समय, क्योंकि मैं भी तो किसी के एंसेस्टर हुई। यस, तो अभी कोई कहीं प्रे कर रहा होगा और वो असर करता है। मैं हमारे बैठी हूँ, मैं कैसे किसी को लेकिन कर्ज दे सकती ये तो आपका कॉन्शियस लेवल है और सोल लेवल है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस तो हायर है ना। आप अभी इस चैनल में अपने आप को देख रहे हो क्योंकि कॉन्शियसली भी आप इतने एक्टिव हो फिजिकल बॉडी को लेकर, लेकिन अगर आप सब कॉन्शियसली अपने आप को देखो, आत्मा के रूप में देखो अपने आप को, तो आत्मा तो सब जगह फैली हुई है, वो एक छोटे से डायमेंशन में रुकी हुई नहीं है। मैंने खुद ने देखा है। आई वॉज डूइंग सम मेडिटेशन, और ये अभी की बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती मैं कितनी डीप पहुँची उस रिल्म में, उस मेडिटेशन के रिल्म में। मैंने अपनी जैसी दूसरी डायमेंशंस में, जो मैंने फिजिकली इस अर्थ पे कभी विजिट नहीं करी वो प्लेसेस, और ये सपना नहीं था, मैंने देखा है अपनी जैसी 2 और लोगों को देखा, बिल्कुल डिफरेंट रिल्म्स में। वो मेरे ही पार्ट्स थे, और कहा जाता है ना ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे 7 लोग हैं, अलग जगह अलग उस पे, वो बिल्कुल सही है। वो तो शक्ल एक जैसी होने की बात है। नहीं, आपका पूरा का, हाँ शक्लें, मैंने कहा ना मेरी जैसी हैं, 2 हैं, शक्लें एक है, लेकिन वो सोल भी तो सेम है ना। और वो एक साथ जन्म लिया उन सबका, तो हम एक पतली डोर से बंधे हुए होते हैं शालिनी। ऐसे ही जो मेटा ग्रिड के साथ सोल होती है वो भी जुड़ी हुई होती है। कितनी बार मैंने लोगों को, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है, तो लोग उस डायमेंशन में पहुंच गए, पास्ट लाइफ में नहीं पहुंचे, कि हम ये हैं, लेकिन हमारे एक पार्ट ने इस जगह पर भी ऐसे बर्थ लिया और वहाँ पे भी हमारे ऐसे लोग चल रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी उन्होंने एनकाउंटर किया है, जिसे साइंस भी आज क्वांटम फिजिक्स भी मानता है, बहुत पहले मान चुका है इस चीज़ को। तो हमारी सोल की मेटा ग्रिड है, जिसे हम कहते हैं एक प्योर फॉर्म, वहाँ से बर्थ लिया, फिर जाके मिल गई, उसमें इम्प्रिंट्स यहाँ रह गए, वो वहाँ से उसे ब्लेसिंग देती रहेगी, ऑफ कोर्स कर्ज भी देती रहेगी। तभी तो हम अपने पितरों के लिए कहते हैं कि जो भी हमसे गलती हुई, तुम्हें नर्चर करने में, तुम्हारी देखभाल करने में, नर्चर इन द सेंस देखभाल करने में, जो आखिरी टाइम पे हमने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारा दिल दुखाया अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, जिससे हमें तुम्हारे कर्ज ना लगे। हम तुम्हारे ही फैमिली के आगे वंशज हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाँ वो चीज़ें रहती हैं। बहुत से रिलेशनशिप ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, मतलब मेरे व्यूअर कमेंट करके मुझे बताएंगे, अगर उनका उनके स्पाउस के साथ बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा रिश्ता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म का स्पाउस है, वो वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं जिनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। वो जो उनका पति या पत्नी है, वो पिछले जन्म में कौन था? नहीं होते, दुश्मन नहीं होते फिर वो दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन कार्मिकली कनेक्टेड ज़रूर है, और एक दूसरे को
प्यार से रिलेशनशिप समझाने वाले, उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने वाले लोग हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे वाइफ को ज़्यादा कुछ नहीं आता या स्पाउस हस्बैंड को ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो या तो वाइफ या अदर पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लर्नड होगा, अच्छे से करेगा सब कुछ, तो वो दूसरा पार्टनर विद लविंग एनर्जीज उसको अपग्रेड कर देगा एनर्जीज को, उसकी उसे छोटा महसूस नहीं करवाएगा, इन्फीरियर महसूस नहीं करवाएगा, अच्छे से नर्चर करके प्यार की लैंग्वेज में, चलो तुम्हारा ऐसा नहीं है, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, उसका ये कर लेगा। मैंने खुद केस ऐसा देखा है, वाइफ को एपिलेप्सी, लिफ्ट क्लिप्ड, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, लेडी भी अच्छी क्वालिफाइड थी, IITN थी, सब थी, लेकिन बहुत बीमार थी और सारी ज़िंदगी उसकी दवाइयाँ चलनी थी। एपिलेप्सी की जनरली लोग सारी ज़िंदगी लेते हैं दवाई, कुछ केसेस में नहीं भी लेते, हीलिंग से ठीक भी होते देखी है मैंने, और कुछ केसेस में लेते भी हैं। पर वो हस्बैंड बड़ी लविंगली कर रहा है उसका सारा देख रेख। वो लेडी मेरे पास आई थी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने के लिए कि क्या मेरी ये दवाई कभी ख़त्म हो सकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और तो जब मैंने उसका रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मैंने कहा इसमें आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव आ रहे हैं आपके लिए, और ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है इनके साथ, और इन्होंने बड़े लविंग एनर्जीज़ के साथ आपको फुलफ़िल करने के लिए आपको चुना कि ये बीमार रहेगी, मुझे पता है, पर मैं इसको सपोर्ट सिस्टम रहूँगा, इसकी बैकबोन बन के। मेड्स रख दी उसके लिए घर पे, वो अपने ससुराल भी जाती है तो मेड को एक्स्ट्रा हायर कर लेते हैं कि मेरी वाइफ कुछ काम नहीं करेगी, ये थक जाएगी, इसे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, दवाई अपनी टाइम पे खानी है, इसको पूरी अच्छी तरह से उसकी देख रेख करते हैं। अपने इन लॉ मतलब अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते वो उसके आगे। तो वहाँ से वो कार्मिकली लेकर आए हैं, प्लान बना के आए हैं कि मैं इसकी नर्चरिंग करूँगा, इसकी देख रेख करूँगा, लेकिन लविंग एनर्जीज़ के साथ। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, और कितने लोग ये मानेंगे इस बात को कि वाइफ्स बीमार होती हैं, अस्थमा अटैक आता है या कुछ और बीमारी होती है, लेकिन हस्बैंड बड़े प्यार से नर्चर करते हैं उसकी। तो मुझे लगता है रिश्तों को देखने का जो नज़रिया हमारा है वो बदलने की अब ज़रूरत आ गई है, जब हमें इतना कुछ पता चल गया है रिश्तों के बारे में। क्योंकि पहले जब हम दो लोगों को रिश्ते में देखते थे तो हम बहुत जल्दी ब्लेम गेम भी खेलते थे। हम कहते थे बताओ उसको समझ नहीं आ रहा या उसको समझना नहीं चाहिए, पर ये कुछ ना कुछ पिछले जन्म से चला आ रहा है, तो बहुत जल्दी किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। पहला सवाल पर्सपेक्टिव होता है शालिनी, हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, आपको लाइफ बहुत अच्छे से दिखने लगेगी। और हम क्यों इसी लाइफ का पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि आकाशिक में बहुत ब्रॉडर वे में आता है सब कुछ, और आपका ब्रॉडर वे दिखता है उसमें। हम जनरली, मैं भी जब तक इस लाइन में नहीं आई थी, मैं भी उसी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखती थी। यहाँ आने के बाद पता चला नहीं, ज़िंदगी उससे के बहुत परे होती है। हमें सोल लेवल से देखना चाहिए। राइट, क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं। तो पहला कमेंट जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में था वो था देवजानी कुंदू जी का। मैं जो उनका कमेंट है वो नीचे लगा भी देती हूँ पॉडकास्ट में। वो लिख रहे हैं कि इफ़ योर चाइल्ड गिव यू हार्ड टाइम और पेन, हाउ कुड वी रिलीव द पेन। ये वो आपसे जानना चाहते हैं। मतलब देव कुंदू जी ने कहा है कि अगर आपका बच्चा आपको बहुत बुरा समय दिखाता है और उस पेन से हम बाहर निकलना चाहें, उस दर्द से, उस पीड़ा से, टीस से बाहर निकलना चाहें, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार पेरेंट्स का भी बिहेवियर बहुत ख़राब होता है बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। मैं क्योंकि काउंसलिंग करती हूँ इस मामले में, तो मैंने भी देखा है कि बच्चे फूट फूट के रोते हैं कि मम्मी ने ऐसे कह दिया, पापा ने ज़्यादा कह दिया, इस तरह से कह दिया। बहुत उनके ऊपर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि तुम्हें लाइफ ऐसे चलानी है, इस IIT ही क्रैक करनी है, यही बनना है, यही है। तो उसमें बच्चे कई बार रिबेलियस हो जाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ दिखाते हैं। और कई बार बच्चे, पेरेंट्स चूज़ करते हैं कार्मिकली कि हम तुम्हें अनकंडीशनल लव सिखाएंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, तुम्हें हमसे फिर भी कंपैशन की एनर्जीज़ में रहना है। अब एक बात बताइए, जिन पेरेंट्स ने ये लिखा, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स इससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि कई प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स ऐसी फेस करते हैं। आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते ना। आप और लोग को ऐसे आपसे बिहेव करेगा, आप उसे छोड़ दोगे, तो इसका मतलब आपका मेजर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है। चाहे वो बच्चा कुछ भी आपके साथ करे, पेरेंट्स बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते, दिल के टुकड़े होते हैं। चल ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, रो लेंगे, कर लेंगे, पर फिर उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो वो देखिए प्लीज़, ये मेजर मैं आपको बता रही हूँ, कार्मिकली आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपको अनकंडीशनल लव सिखा रहे हैं, कंपैशन होना सिखा रहे हैं। वो लेसन आप जितनी जल्दी से ले लोगे, उसका बिहेवियर आप देख लेना, बेटे का चेंज हो जाएगा। ये दोबारा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कहिए, एंसेस्टर्स वाली करिए,
होपोनोपोनो करिए, ये चेंज हो जाएगा इस बेटे का बिहेवियर। तो उम्मीद करती हूँ देवजानी जी कि आप वर्षा जी की बात जो उन्होंने बताई है उसको आपने समझा भी होगा और वो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे भी। ये आप देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं इनको कंपैशन नहीं होगा लोगों के लिए, तो ये बच्चा उन्हें सिखा रहा होगा। ये जैसे जितनी जल्दी वो सीख लेंगे उतनी जल्दी ये निकल आएंगे इस चीज़ से और बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मैं अगले 2 सवाल लूँ उसके पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि फिर हमारी फ्री विल कहाँ गई? अगर हमने पिछले जन्म में ही तय कर लिया है जो हमारा स्पाउस है उसके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे भी नहीं है, मैं उससे बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, उससे बाहर ना निकलने का रीज़न चाहे मेरा बच्चा है या मैं डिपेंडेंट हूँ, कोई भी रीज़न XYZ हो सकता है, तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ गई? क्योंकि आपने कार्मिकली वो पूरा नहीं किया और अपना बनाया कर्मा, तभी तो आप ये लेकर आए हो। जैसे ही आप उसे सीख लोगे आप उस बैगेज से रिलीज़ हो जाओगे और अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड करना शुरू कर दोगे। फ्री विल यहाँ आती है। जब तक कर्म आप प्रधान जीवन नहीं है? कर्म प्रधान यही तो है ना कि आप कर्म फिर ऐसे करो ना कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ना बनाओ। कर्म तो कृष्ण जी को भी पूरे करने पड़े थे, युधिष्ठिर को भी करने पड़े थे, जो कर्म मतलब कर्म के राजा कहा जाते थे, उन्हें तो बोला जाता था ये, पर पूरे तो उन्होंने भी किए थे ना, क्योंकि आपको वो करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे? अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा बैगेज बनाया है जिससे दूसरों को परेशानी हुई है और वो आप बनाते जा रहे हो अपनी ईगो और प्राइड से, तो वो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना प्लीज़ व्यूवर्स इस बात को, कि अगर आप ईगो और प्राइड में बन करके कोई काम करते हैं तो वो आपको रीपे करना होता है। उस लाइफ में नहीं करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में करोगे। वो रियलाइज कहाँ होता है? आप देखिए ज़्यादातर हस्बैंड जो अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि वो कोई अत्याचार कर रहे हैं, वो चाहे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी जितने हैं उनको मेरे ख्याल से ये रियलाइज ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो बस करते चले जा रहे हैं, ऑटो मोड में लाइफ चल रही है उनकी और बड़ी अच्छी चल रही होती है, बिकॉज दे आर वेयरिंग द मास्क। Right. If you see they are wearing the mask and they are holding the life in a very peaceful way. हाँ. कि घर में भी अच्छी है, बाहर भी अच्छी है, लाइफ तो रोजी रोजी है, until unless एक दिन ऐसा नहीं आता है कि दूसरा आदमी उनके इस प्लान में खलल डाल देता है कि अब मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। तो कोई तीसरा मिल जाता है उनको लेकिन फिर भी नहीं चल पाती है और ऐसे लोगों को फिर कई बार देखना भी पड़ता है। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ बहुत कुछ आपका कार्मिकली इसमें लेसन होता है। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेते हैं अवेयरनेस के साथ कि हाँ भाई अब हो गया है, अब आगे बढ़ना है, वो रिलीज़ होने लगता है और यहाँ पे फ्री विल आती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और लोग चेंज होते हैं। सुजाता जी का जो सवाल है मैं चाहती हूँ उसका भी आप उनको जवाब दें, ये मुझे बहुत परेशान लग रही है। इनका कहना है मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब मुझे नहीं मिली। आगे ये कह रही है कि रिलेशनशिप में गड़बड़ है, कितना भी एडजस्ट कर लूँ फिर भी लोग गलती निकालते हैं घर में। इनका कहना है इनके जेठ जेठानी, इनके ननद नदोई, कोई भी इनको समझता नहीं है और इनका कहना है कि इन्होंने तो अपना जीवन ख़त्म करने का भी सोचा लेकिन वो भी हो नहीं पाया। अब ये बोल रही हैं आगे मैं जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। सुजाता जी मैं आपसे एक बात बताऊँ, डेफिनेटली आप अगर पढ़ी लिखी और आपको जॉब नहीं मिली, ये 100% दिखाता है आपका कार्मिक था। पढ़ी लिखी हो कि जॉब नहीं मिली और घर में काम कर रही हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, जेठ जेठानी भी सुना रहे हैं, ऑफ कोर्स और भी रिलेटिव्स होंगे घर में, वो भी सुनाते होंगे, हस्बैंड भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप पूरी सोल फैमिली प्लान कर कर आई थी कि मैं ये सब अपना कार्मिकली इनके साथ कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ इसको तहे दिल से कंप्लीट करिए। बहुत अच्छी बात है कि अब आपने सुसाइड का छोड़ दिया सोचना, क्योंकि सुसाइड आपको और आफ्टर लाइफ में उलझा के रखेगा। लोग कहते हैं 10 टाइम्स बढ़ जाती है, मैं कहती हूँ 20, 30, 40 टाइम्स आपकी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है अगर आप सुसाइड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में सब पेन बढ़ जाता है। बहुत अच्छा अगर आपने वो छोड़ दिया। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, सबसे एंसेस्टर से सोने से पहले अपने फैमिली मेम्बर से, हस्बैंड से, जेठ जेठानी, सास ससुर, जो भी है आपकी फैमिली में जो आपको सुनाते हैं, परेशान करते हैं, सबसे माफ़ी मांगिए। अपनी पास्ट लाइफ्स को लेकर माफ़ी मांगिए कि जो भी आपने किया कार्मिकली मैं उससे अपने आप को फ्री करती हूँ और सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने आप को भी माफ़ करती हूँ और दूसरों को भी माफ़ करती हूँ, बड़प्पन में नहीं, मतलब इक्वल एनर्जीज़ के साथ। मैं कोई ईगो और प्राइड के साथ नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करूँ, नहीं, उस लैंग्वेज में नहीं। हम्बल होके आप माफ़ी मांगिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। और आप इस बात को समझिए, अगर पढ़े लिखे होने के बाद आपको जॉब नहीं मिली, इट वॉज योर लाइफ लेसन, आपको कार्मिकली इन सब के साथ पूरा करना ही था जो आप
आप देख लीजिए, मैं आपको शुरू से बात कर रही थी, अब ये क्वेश्चन में आ ही गया। राइट। तो अगर आपका कार्मिक है तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, आप उन्हीं सिचुएशंस में उलझे रहोगे। प्लीज़ अपने बच्चों के लिए बड़े हेल्दी माइंड से जियो, करना शुरू करो, और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ना किसी की भी बात आपको इनफेक्टिव लगने लगेगी और फिर लोग आपको बोलना ही बंद कर देंगे। चेंज हो जाएगी सिचुएशन। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है शालिनी, आप भी जानती होंगी, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। राइट। और मैं तो कह रही हूँ सुजाता जी के बहाने और देवजानी, जो इसके पहले वाला हमारा सवाल था, उसके बारे में बहुत से लोगों को उनका जवाब मिला होगा, क्योंकि ऐसी लाइफ मुझे लगता है कई लोगों की है। बिल्कुल। तो बहुत से लोगों को इसके ज़रिए जवाब मिल रहा है। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो जैसे पिछली बार वाली समस्या हम इस पॉडकास्ट में ले रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे मैं वर्षा जी से ज़रूर पूछूंगी। अब एक ये मैं लास्ट सवाल लेती हूँ, और उसके बाद मेरे दिल में और बहुत से सवाल आ गए हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। ये विधि राम है, ये इनका कहना है, माइन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड केस, आई वॉन्ट टू हैव किड्स ऑफ माई ओन, हस्बैंड रेडी नहीं है, हस्बैंड डज नॉट लाइक टू हैव किड्स। इनके घर वालों ने भी बहुत कोशिश की, ससुराल वालों ने भी बहुत कोशिश की कि बच्चे के इशू के ऊपर बात भी की जा सके इनके हस्बैंड से, लेकिन वो कभी रेडी नहीं होते हैं। और अब तो इनका ये कहना है कि इनके पति घर के बाहर निकलते हैं, फिर गुस्से में जाते हैं, शराब पी के घर वापस लौटते हैं। तो इनका कहना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। आप प्लीज़ अगर इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। 100% इनके हस्बैंड का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे बेबी करना ही नहीं है। और आपको एक बात बताऊँ विधि जी, कहीं ना कहीं आपने भी इसमें हाँ मिलाई होगी, तभी आपने ये हस्बैंड चूज़ किए, लेकिन अब आप उसके कम्युनियन में नहीं हैं। जब बेटा अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहा है, माँ बाप भी कह रहे हैं ना उनके, मतलब विधि जी के इन लॉज भी कह रहे हैं, और तब भी बेटा नहीं सुन रहा, मतलब वो कार्मिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ये लेसन लेकर आया है कि मुझे बेबी करना ही नहीं है इस लाइफ में। इट मीन्स वो फिजिकली फिट एंड फाइन होंगे और वो बेबी कर सकते होंगे, पर ये उनकी चॉइस हो रही है अब कि मुझे करना ही नहीं है। और वो इतना उकता चुके हैं कि उनके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि वो घर के बाहर जाते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, वो ड्रिंक करके आते हैं और फिर घर आके रहते हैं, मतलब, और फिर भी बेबी तो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वो उनका लाइफ प्लान नहीं है। आपको उसके कम्युनियन में उनके साथ रहते हुए आना ही पड़ेगा। कोई दूसरा अगर होता तो ये समझाने की या बताने की कोशिश करता कि कैसे इस मामले का हल निकालो, क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए। एक समाज में एक अच्छे परिवार की तस्वीर भी अगर आप देखिए तो वहाँ पति पत्नी और बच्चा होता है। उनके ससुराल वाले भी तैयार कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा कम से कम तैयार हो सके, और आपने इसको बिल्कुल ऐसा खारिज कर दिया कि वो तो ऐसा सोच के आए हैं और उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो आपको भी बल्कि उसी पाथ पे चलना पड़ेगा। इज़न्ट रॉन्ग? इट्स नॉट रॉन्ग। मैं तो आपको इसका रीज़न बता रही हूँ। नहीं तो लड़के पेरेंट्स की तो सुनते हैं, यहाँ पे इन लॉज बहू के साथ है कि हाँ बेबी करो बेबी नहीं, करो। तो पति क्यों पत्नी क्यों पति की सुने? आपकी बात मान के मैं पति को सुनवाइए ना पत्नी की बात। मैं वही तो बता रही हूँ कि अगर पति इतना ज़्यादा एडामेंट हो रखा है, क्योंकि वो चॉइस बना के आया सोल लेवल पर, आप समझ रहे हैं, लाइफ की जब उसने ये प्लान करी थी उससे पहले वो ये चॉइस बना कर आया था, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इत्मीनान से है कि वो किसी की नहीं सुन रहा, अपने पेरेंट्स तक की नहीं सुन रहा। जब वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, ऑफ कोर्स उसके रिश्तेदार भी तो कहते होंगे उसको, मैं लड़की के परिवार वाले की तरह नहीं कह रही हूँ, लड़के के परिवार वाले भी कहते होंगे, सिर्फ माँ बाप तो नहीं होते ना परिवार में, भाई चाचा ताऊ बुआ बहनें भाई वो भी होते होंगे, सब कहते होंगे, पर वो किसी की नहीं सुन रहा। इसका मतलब वो अपने प्लान पे अड़े गया है। लेकिन लेडी शायद ये यहाँ पे नहीं समझ पा रही है कि उसने भी अपने हस्बैंड के साथ ये चॉइस बनाई थी। अब कहाँ गई वो चॉइस? तो वो है, तो तभी तो वो सब बेबी नहीं ले रही है। लेकिन अब वो यहाँ पर आकर क्या होता है, हम वो चॉइस भूल जाते हैं, हम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं कि नहीं मुझे बेबी चाहिए बेबी चाहिए बेबी चाहिए। अदरवाइज सरोगेसी भी होती है, तुम बच्चे को, मतलब हाँ, पर इन्होंने कहा कि मुझे अपना ही बच्चा चाहिए, तो अडॉप्शन की तो बात यहाँ पे नहीं आ रही है। नहीं तो आईवीएफ से भी आप करवा सकते हो। पर हस्बैंड तो रेडी रहना हाँ, चाहिए ना। हस्बैंड रेडी ही नहीं है ना, तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हस्बैंड ही रेडी नहीं है, तो इसका मतलब सोल लेवल पे वाइफ भी वो चॉइस बनाकर आई थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब आकर उसकी इच्छाएं जाग गई, उसने दूसरों को देखा, तो वो अब चाह रही है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड अभी भी उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान लेकर आया, तो वो मान ही नहीं रहा है। उसे कोई भी कुछ बोलेगा वो मानेगा ही नहीं। मैं क्यों दुनिया की बात करूँगी जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ और मुझे मालूम है कि सोल जर्नी क्या होती है। मैं प्लीज़ करने के लिए थोड़ी किसी को बात करूँगी, जो हार्ड कोड फैक्ट है। आप मुझसे सुनने के लिए क्वेश्चन वही तो ले रखे हैं ना अपने, कि मैं हार्ड कोड रियलिटी बताऊँ। कोई मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के लिए थोड़ी मुझे ये पॉडकास्ट देखेगा। मैं आपको हार्ड कोर रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पे काम कर रखा है। ये आपको कैसे पता चलता है कि वो वाइफ ने भी ऊपर ही चूज कर लिया था? तभी तो स्पाउस बनकर आए हैं।
नहीं, बट हो सकता है इनके आगे हस्बैंड का दिल बदल जाए, उसको समझाया जा सके और फिर रिजल्ट ये निकले। एब्सोल्युटली आप कर सकते हो अगर आप माफ़ी में आ जाओ तो। आप जैसे मैंने भी कहा एंसेस्टर्स से, हाँ, और स्क्रिप्टिंग से, और पास्ट लाइफ अपनी तो रिजॉल्व करके हस्बैंड का मन बदला जा सकता है। 100%। मैंने आकाशिक में बहुत बार ऐसे देखा है, बहुत बार ऐसे देखा है कि चेंज हो जाती हैं सिचुएशंस। आदमी पहले कुछ और होता है, आप फॉरगिवनेस करवाते हैं, कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं, सिर्फ फॉरगिवनेस नहीं होती। मैं आपको साफ बता दूं, हम आकाशिक में और भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं और हम करते हैं ये चीज़। विधि का विधान फिर क्या है? विधि का विधान ये है कि खुश रहो, तुम्हें फ्री विल दी गई है, एज यू विश। यूनिवर्स भी कहता है, आपकी लाइफ का एक मेजर गोल होता है फन में रहो। जितने भी जो अभी आपका प्लान है, अगर आप उसके कम्युनियन में आ जाते हो तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एक बहुत खूबसूरत कोट है जो मैंने कहीं सुना था, ज़िंदगी परफेक्ट चलती है पर हमें वो इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उसमें लगा देते हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। अदरवाइज ज़िंदगी अपनी तरफ से परफेक्ट है। परफेक्शन कुछ नहीं होता शालिनी। नदी आड़ी टेढ़ी चलती है पर कितनी खूबसूरत लगती है। पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, नेचर, पहाड़ कभी भी सिमेट्री में नहीं होते पर बड़े खूबसूरत लगते हैं। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करोगे तो वो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। नेचर भी परफेक्शन में यही कहती है, आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा भी है, नेचर हमें कितना सुकून देती है जब उसमें मिलते हैं। तो वही चीज़ आपकी रिलेशनशिप में आती है। वो मुझे जब तक इफेक्ट नहीं करता है तब तक तो मेरे लिए खूबसूरत है। आड़ा टेढ़ा पहाड़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा पर है। वो आपकी हीलिंग ज़बरदस्त करता है। आज भी आप देख लो, हर एक कोई कहता है अगर आपको हीलिंग करनी है फॉरेस्ट में चले जाओ, नेचर में सोक कर लो। मैं बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को, नेचर में सोक करो, चलो अपनी ग्राउंडिंग ज़्यादा करो। लेकिन वही धूप जो आपकी हीलिंग करती है, अगर आपके सर के ऊपर से छत हटा दी जाए और 24 घंटे आपको धूप में रख दिया जाए तो वो आपको कष्ट देने लगती है। मैं यहाँ पर समझना ये चाहती हूँ कि वो पहाड़, वो पेड़, वो नदियाँ जो आड़े टेढ़े हैं, क्योंकि उनका सीधा सरोकार है नहीं इसलिए तो वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो पति जो सुबह शाम डांट रहा हो, मार रहा हो, आपकी सुन ना रहा हो, आपको समझ ना रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहा हो, उसको फॉरगिवनेस या उसको इस बिना पे माफ़ कर देना कि ये तो पिछले जन्म से मैं लेकर के आई हूँ, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, आपकी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग इस तरह से होती है। आपने कभी रोड साइड पीपल को देखा है जो सड़क पे बैठे रहते हैं, उन्हें कभी एक्ने नहीं होता। हम थोड़ी देर में निकल जाएं स्किन में ऐसे विदाउट, कैसे भी निकल जाए, चाहे आप सनस्क्रीन लगा के निकल जाओ, गॉगल्स पहन के निकल जाओ, सनग्लासेस पहन के निकल जाओ, आपकी त्वचा पे आने लगती है रेडिशनेस, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। ये हमारी बिलीफ सिस्टम और कंडीशनिंग होती है सड़क किनारे वाले लोगों पे। और ये रिसर्च आई है, जेंट्स भी बॉल्ड कभी नहीं होते हैं। आप देख लेना, आपको कभी ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, कभी किसी को स्किन डिजीज़ नहीं होगी, और वो सारे दिन धूप में बैठे रहते हैं। आपकी कंडीशनिंग, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सब आपको एक्सपीरियंसेस में दुख और सुख लेकर आता है। आप अपने मन से खुश होते हैं, ये सब देखने के लिए नहीं होता है। नेचर ने आपको सब कुछ दे रखा होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप नेचर में जाओ, सोक करो और आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। आज भी सबसे अच्छी ग्राउंडिंग कौन सी होती है? जब आप नंगे पैर ज़मीन पे चलते हो तो, क्योंकि आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो। मैं खुद बताती हूँ, मैं मानती हूँ कुल देवी होती है, मैं मानती हूँ इष्ट देवता होते हैं, मैं मानती हूँ देवी देवता होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पता है क्या मानती हूँ कि 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व से आप मिल के बने हो, उनके कम्युनियन में हो जाओ, जिसे हम देवास भी कहते हैं, क्योंकि उनकी हायर कॉन्शियसनेस देवास में होती है। देवास देवता वाले देवास नहीं, जैसे वन है तो उसकी वन देवी होती है, वो देवा हो गया, उसमें उनकी मेजर कॉन्शियसनेस है वन देवी में। जल देवता, जल देवी कहते हैं ना, अग्नि देवता, वो वाले देवास की बात कर रही हूँ मैं, उनमें आपकी होती है। वो चीज़ आपकी चेंज करना शुरू कर देता है। आप उसके कम्युनियन में जितना आओगे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, आप उतना ज़्यादा फ्लरिश अपनी लाइफ में करते चले जाओगे। आपको 20 से 25 साल हो गया आकाशिक करते हुए? 20 साल से ऊपर, हाँ शायद 20-21 हो गए। आपको कब मालूम चला था कि आपका स्पाउस आपका पिछले जन्म का दुश्मन होता है? पहली बार कब मालूम चला? अपने केस से। फिर जब मैंने औरों के भी देखे, मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ। पहले तो मुझे अपने लिए बड़ा तकलीफ हुई, मैं कहा यार लगता है मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन फिर जब मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कर लिए, करीब 15-16, तब मतलब एक रिसर्च जैसे आदमी दिमाग में लगाता नहीं, यार इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, इसका भी वही, अच्छा तो फिर तो यही होगा। तो फिर पता चल गया था कि भाई ये होता ही है। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म का मेरा पति है या पत्नी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट लाइफ अच्छी हो सके, कम से कम
मुझे सोलमेट अच्छा वाला मिल सके बजाय दुश्मन के, तो उसके लिए भी आप कुछ बताती हैं कि इस जन्म में क्या करना है, कैसे रहना है? क्योंकि हो सकता है आप अपना दुश्मन तैयार कर रहे हो अभी, और फिर वो ऊपर जाकर के बोले कि मुझको तो अगले जन्म में इसको ही कष्ट देना है, तो वो कैसे होगा? हाँ, हम हीलिंग करवाते हैं, हम फॉरगिवनेस करवाते हैं, हम कॉर्ड्स रिलीज करवाते हैं, हम वननेस की एनर्जीज में लाते हैं, हम आपको न्यूट्रलिटी में लाते हैं, उससे आप रिलीज कर देते हैं अपना सारा पेन। और ये कितनी सिटिंग में होता है? इट टेक्स टाइम। कई बार बड़ी जल्दी भी हो जाता है। वी हैव क्लासेस, एक्सेस कॉन्शियसनेस करो, आपका सारा अंदर से चढ़ने शुरू हो जाता है। डिपेंड्स कि आपका कितना गहरा दुख है। हीलिंग हमेशा डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जिसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा, जिसको हर तरह का अब्यूज़ स्पाउस से मिला होगा, उसमें कई बार टाइम भी लग जाता है। और फिर आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रही हैं अपने पार्टनर से, उस तरह से भी होता है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो आपका दुश्मन है, स्पाउस, जो आपसे बदला लेने आया है, वो आपने स्पाउस लिया, उसके कॉन्ट्रेरी आपको उसके लिए इमोशंस आएंगे। जैसे अगर किसी का एक लेडी मेरे पास आती है, उसका हस्बैंड उसे बड़ा मिसट्रीट करता है, और मैंने देख लिया कि पास्ट लाइफ में ये उसका इस तरह से मर्डरर था या पैसे को लेके कुछ था, मतलब था, दुश्मन ही था, और इस जन्म में इसका स्पाउस बन के आया है। तो उस लेडी को ना उस इंसान से मोहब्बत बहुत होगी, उसकी कॉर्ड्स ना हार्ट की उसके लिए बेतहाशा परेशान रहेंगी, वो उसके लिए चिंता करेगी। वो मुझसे बोलती है, हाँ मुझे अजीब सी बेचैनी होती है, ये लेट आते हैं ना ऑफिस से, या इन्हें खाना नहीं मिलता ना टाइम पे गरम, तो मुझे अंदर से दुख होता है, तकलीफ़ होती है, मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकती, मुझे अंदर से तकलीफ़ होती है, मैं कैसे इन्हें छोड़ दूँ? क्यों? कॉन्ट्रेरी पे जाता है ना, क्योंकि आपको अपना लेसन यूज़ पूरा करना होता है, तो कॉन्ट्रेरी इमोशंस आपको मिलते हैं। हस्बैंड ऐसा करेगा आपके साथ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार की सिचुएशन में होंगे उसके साथ, आपको बदला लेने वाली फीलिंग नहीं आएगी। वो आपसे ले रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे मारा, सब किया, लेकिन अंदर जो एक अंदर पार्ट होता है ना, आपका जो इनर वाला पार्ट होता है, वो उसके लिए धड़केगा। आप उसके अलावा किसी और को सोचोगे भी नहीं, गुस्सा आएगा, बुरा भला भी बोलोगे, इसने मुझे ऐसे किया, रोओगे भी, चिल्लाओगे, लेकिन आप उसे छोड़ने की फिर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अंदर से आपका दिल उसके लिए धड़केगा, तड़पेगा, नहीं इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। अगर ये चीज़ आ रही है, प्लीज़, दिस इज़ कार्मिक। ये मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि आपका कार्मिक है। आपको छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर फिर फॉरगिवनेस आती है, क्योंकि मैंने भी बताया था ना आपको, यहाँ पे मैं आपको हील करवा रही हूँ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से हील करा रही हूँ, तो वो हीलिंग आपकी मैं यहाँ से करा रही हूँ, जिससे आपका पास्ट का बैगेज कंप्लीट हो, कॉन्ट्रेरी को आप सिचुएशंस में आ जाओगे। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, मैंने तो अपनी खुद के जीवन में भी देखी हैं, जिनको उनके हस्बैंड ने बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन क्योंकि आज के 20 साल पहले मेरे ख्याल से ना तो आकाशिक इतना पॉपुलर था, ना लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा पाते, तो उनकी पूरी लाइफ बीत गई, और उन्होंने ये तो होना ही है, या ये तो ऊपर वाले ने दिया है, या ये तो सहना ही है के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। तो ये क्या एक अच्छा तरीका है, आप मानती हैं, जीवन बिताने का, कि हाँ जी जो हो रहा है वैसा हम स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, ऑल्दो दे वर नॉट हैप्पी? नहीं, कई बार मैं, देखिए पुराना ज़माना, उस टाइम फ्रीक्वेंसी अलग थी, वाइब्रेशंस अलग थी, इतनी लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थीं, रीति रिवाज अलग थे। अब फिर भी कुछ लड़कियां इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, अब थोड़ी सी सोसाइटी फिर भी चेंज होने लगी है। जेनजीज आज अब थोड़ा सा अपने लिए सोचने लगे हैं, अब लिव इन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, लेकिन पहले अगर आप देखो तो ये चीज़ नहीं थी। नानी दादी लोग, डिवोर्स तो होते ही नहीं थे, मुश्किल से इक्का दुक्का हुआ होते थे, और वो भी किस केस में, अगर कोई बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड कुछ ऐसा केस हो जाए, और उसमें भी कहते थे वो तुम्हारी किस्मत है, वैसे ही निभा लो तुम, तो वो नहीं, सही तरीका नहीं है। देखिए उसमें मेजरली उस टाइम की सिचुएशंस ऐसी होती थी, लेकिन फिर भी उसमें कार्मिक इन्वॉल्व होता था। मैं फिर कहती हूँ वो कार्मिकली होता था। वो सही है गलत है, ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर आप पास्ट लाइफ ऐसे लोगों की देखोगे तो फिर वो उनका कार्मिक लेसन होता था कुछ उसमें। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी फ्री विल यूज़ भी कर सकती तो वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम की वाइब्रेशंस इस तरह की नहीं थी, सोसाइटी इस तरह की नहीं थी, तो वो अपनी फ्री विल चूज़ नहीं कर पाई, जो आज लड़कियां फिर भी या लड़के अपने लिए कर लेते हैं, क्योंकि अब वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स थोड़े थोड़े चेंज होने लगे हैं। पहले नहीं थे तो वो फ्री विल चूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन हाँ डेस्टाइन्ड वो वैसे ही होगा। पास्ट लाइफ से रिलेटेड फ्री विल वो चूज़ नहीं कर पाई अपनी।
आप अगर हमें आखिर में एक बार फिर से वो प्रोसीजर बता सकें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यूअर मेरा ऐसा भी हो जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा है, तो वो क्या प्रोसीजर होता है कि कोई आपके पास पहुंचा और आपके पास पहुंच के किसी ने अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे रुपए पैसे से जुड़ी हुई है या आज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है, तो आप ये पता लगाती हैं कि इसका रूट कॉज क्या है और फिर उसको ठीक करवा पाती हैं। मैं आकाशी रिकॉर्ड्स उनकी परमिशन से खोलती हूँ, उनकी कुछ डिटेल्स लेती हूँ, बहुत हैवी डिटेल्स नहीं होती, नाम वगैरह बस इतना कुछ लेती हूँ। मैं पूरे रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ उनको बताती हूँ प्रेजेंट लाइफ उनकी कितनी पास्ट लाइफ से इफ़ेक्ट में आ रही है, कितनी पास्ट लाइफ्स का इफ़ेक्ट उनकी प्रेजेंट लाइफ में है, कौन से पैटर्न्स लूप्स रिश्ते वो लेकर आ रहे हैं, सोल फैमिली लेकर आ रहे हैं, अपनी मनी रियलिटी, अपनी फाइनेंसेस, फैमिली, पेरेंट्स, सपोर्ट सिस्टम, स्पाउस, बच्चे, सबका ले बताती हूँ मैं। आप कहाँ फ्री विल बना सकते थे, आप नहीं बना पाए क्योंकि वो कार्मिकली था आपका, नहीं निकाल पाए। लेकिन फिर हाँ, मैं डीप हीलिंग भी करवाती हूँ। कई बार मेरे सेशंस में जितना टाइम मुझे रीडिंग में नहीं लगता, और ये जो लोग मुझसे ले चुके हैं सेशंस वो इस बात को मान सकते हैं कि मैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ हीलिंग में, क्योंकि मैं स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि अगर आप चॉइस बना रहे हो तो हीलिंग से आप बहुत सारा कुछ और बहुत कुछ, अगर 100% भी चेंज नहीं कर सकते तो आप 80-90% चेंज कर सकते हो, उस इंटेंशन में आके, उस वक्त चॉइस बना के और हीलिंग करके। ऑफ कोर्स आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स ये सब होते हैं, पर बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आप उसे चेंज कर सकते हो। मैं उसमें हीलिंग करवाती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ जो आकाशिक में आती हैं मुझे, मैं अपने मन से कोई नहीं देती, आकाशिक में जो आती है मैं वो देती हूँ। उसमें मैं एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ज़रूर दिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है और आकाशिक में कई बार आया है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स काम आती हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे भी एक प्रोसीजर बताया कि प्लीज़ आप ये करिए, ये भी आकाशिक का ही है। तो मैं बताती हूँ ये चीज़ें, और लोगों ने मुझे इसके लिए टेस्टिमनीज दे रखे हैं कि कैसे उनका दिमाग ही घूम गया, जो उन्हें आइडियाज़ पहले नहीं आते थे, थॉट्स नहीं आते थे, काम नहीं बनते थे, जो वो सोच नहीं पाते थे, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मेरे आकाशिक में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। ये जो पूरा हीलिंग का प्रोसेस है, ये आप लोगों की पास्ट लाइफ बताती हैं, उसमें एरर के चांसेस कितने होते हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन हम तो जब एग्जिट पोल भी अगर लोगों को बताते हैं तो हम उसमें ये ज़रूर उन्हें बताते हैं कि भाई ये प्लस माइनस इतना % हो सकता है, तो इसमें एरर का कितना चांस है? मेरे ख्याल से 5 to 7%, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। और ये रेक्टिफाई हो पाता है? हाँ, आराम से, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, हाँ। अगर हम आपकी पास्ट लाइफ बता रहे हैं, आपके पैटर्न्स बता रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप आपके घर वालों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ सब बता रहे हैं, तो आदमी समझ जाता है शी इज़ ऑथेंटिक। मैं बहुत क्लियरली इस बात को बोल रही हूँ। फिर मैं हीलिंग करवाती हूँ, और मैं अच्छा खासा टाइम हीलिंग पर देती हूँ। जैसे अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, शी इज़ फ्रॉम कानपुर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं जगह भूल जाती हूँ, नाम याद नहीं रहते मुझे। तो अब उसका 3rd सेशन लूँगी मैं, क्योंकि मैंने उसे बहुत पैथेटिक सिचुएशन में देखा है, एंड एज ए ह्यूमन पर्सन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ठीक है, मैं इतना करवा रही हूँ, ये आप प्रोसीजर करो, फिर उसके कुछ दिन बाद हम फिर देखते हैं। तो हाँ, जबकि मेरी वेबसाइट पे मेंशन है कि मैं एक सेशन लूँगी जिसमें रीडिंग हीलिंग कराऊंगी, फिर मैं 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर फॉलोअप सेशन लूँगी, और टाइम भी मेंशन है मेरी वेबसाइट पे 75 मिनट्स पर। मेरा सेशन कई बार 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग प्रोसेस। मैं कभी अपने आप को बाइंड नहीं करती हूँ, सेशंस के नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं देख लेती हूँ कि भाई इसमें है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ। आगे अपनी चॉइस, शालिनी, जब मैं लगातार चॉइस कह रही हूँ, इंटेंशंस कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% पुट करूँगी। फिर आगे गॉड इज़ देयर, ही इज़ आल्सो वाचिंग। 100% थोड़ा आपको भी देना होगा। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी आपसे वादा ले लूं कि हमारे जो भी कमेंट सेक्शन में सवाल आएंगे उनका आप जवाब अगले पॉडकास्ट में देंगी। आप बुला लेना, मैं 100% दूंगी। अब बुलाने नहीं बुलाने की जिम्मेदारी पूरी व्यूअर्स के हाथ में है। आप जितना कमेंट भेजेंगे हमारे लिए आसान रहेगा वर्षा जी को बुलाना। लेकिन मुझे लगता है वर्षा जी, आज हमने बहुत डिटेल में आपसे समझा कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। पहली चीज़ तो यही होती है कि वो बना कैसे आपका रिलेशनशिप, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, उसके पीछे की क्या वजह है। संभवतः आप जो सोच रहे हैं वो इससे कुछ अलग होगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ शालीनता के साथ आपकी जो सोच है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें भी अच्छा लगता है, हमारी टीम को भी अच्छा लगता है। बट थैंक यू सो मच वर्षा जी, रिश्तों को नए ढंग से देखने और समझाने के लिए। आज शालिनी, पता है हर रिश्ता आपका अपना ही प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अपने साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करो, जो प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं, आपकी बाहर की दुनिया चेंज होती चली जाएगी। योर पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट योर रियलिटी। वाह,
So just work on that and see how your life starts changing. It's as simple as that. उम्मीद करती हूँ बदलाव की शुरुआत हो जाएगी आपकी इस बात को सुनने के बाद। Absolutely. Life is very beautiful and as simple as you make it. It's a choice. थैंक यू वर्षा जी। Namaste.